हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यकीन 2.0 में बायोलॉजी का सिलेबस। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से। बेटा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट क्यों लिया ये मैं आपको डिस्कस भी करूंगा। मुझे फटाफट से बता दो, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं आपको विजिबल हूं। लाइव सेशन है हमारा और इसमें हम लोग काफी कुछ पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से बताओ, क्या मैं आपको दिख रहा हूं? हेलो लिख दो यार, या ओके लिख दो। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। हाँ, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ठीक है, हाँ स्टार्ट करें। आवाज आ रही है आपको मेरी? क्या चल रहा है? कुछ सिस्टम नहीं समझ आ रहा है सही से। अच्छा, क्या सिस्टम है मैं आपको क्लियर करता हूं। ठीक है, हाँ अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, जल्दी जल्दी से मेरी बात सुनेंगे सब लोग। बेटा सिस्टम ये रहेगा कि कुछ बच्चों ने लिखा है क्या चल रहा है, सिस्टम समझ नहीं आ रहा। सिस्टम ये है कि आपकी जो बायो की क्लास है, जो बेसिकली बॉटनी जूलॉजी अल्टरनेट चल रही है, उसमें बॉटनी का जो पार्ट है या बायो का पार्ट है वो 6 दिन चलेगा आपका, मंडे टू सैटरडे, क्योंकि हमें यकीन 1.0 जो है उसके पैरेलल आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, क्लास हमारी आपकी लगभग 1 घंटे 45 मिनट के आसपास, या लगभग मान सकते हैं 1.5 घंटे से थोड़ा ज्यादा ही चलेगी। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि कैसे पढ़ना है वो सारा आज मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि जब बैच ओपन करते हैं सीधे पढ़ाने लगूंगा कुछ पता नहीं चलेगा आपको। तो स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, है ना? ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो वो स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल से। दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज ये आप लोगों के लिए, देखो मैं आपको ये बताता हूं, आप लोगों के लिए एक स्पेशल बात ये है कि आप बेटा आप क्या कर सकते हो, मतलब लाइव ऐसे भी देख सकते हो, अगर आप इसको रिकॉर्डेड देखना चाहो वो भी है, उसके बाद ही अवेलेबल रहता है। तो जिन बच्चों को डाटा की थोड़ी प्रॉब्लम है वो बाद में भी देख सकते हैं इसे, या वो लाइव अगर है आपके पास डाटा तो वो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होती हैं, और वो सब आपको मतलब लेक्चर आपके ऐप में ही आपको मिलेगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। हाँ ठीक है, अब मैं सारी चीजें आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा कि हम लोग कैसे कैसे मूव करेंगे। बेटा आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, अब मैं जो बताने वाला हूं वो सुनना ध्यान से, जो मैं आपको कहूंगा। देखो सबसे पहले बेटा, आपने लास्ट मतलब नीट का एग्जाम दिया, सभी को अपना स्कोर पता है, मैं फिर बता रहा हूं। और बहुत सारे बच्चों ने मैसेज करके पर्सनली प्रॉमिस किया है कि सर नीट 2022 में आप मतलब हम आपको गिफ्ट करने वाले हैं मतलब 360 आउट ऑफ 360। बेटा मुझे 360 नहीं चाहिए, मुझे आपसे आपका सिलेक्शन चाहिए, जो मैं एक सेफ स्कोर 600 के ऊपर का मानता हूं। तो आप में से सभी बच्चों को यह प्रॉमिस करना पड़ेगा आज कि वो अपने एफर्ट के थ्रू ये स्कोर मुझे निकाल के देंगे जल्दी से। अगर आप चाहे, आप में से बहुत सारे बच्चे यकीन 1.0 के भी होंगे, उनके लिए भी बोल रहा हूं। कुछ बच्चे हो सकता है जिन्होंने लक्ष्य वाले बच्चों ने ये बैच ज्वाइन किया हो, यकीन 2.0 वालों ने ज्वाइन किया हो, ये आपको आज प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप नीट 2022 में, और इस बात को मैं इसको रिकॉर्डेड रखूंगा, जब आपने मक्कारी करी, जब आपके स्कोर कम आए, मैं सेम लेक्चर आपको मतलब दोबारा से चला के दिखाऊंगा कि आपने प्रॉमिस किया था। आज बैच स्टार्ट करते वक्त आप ये प्रॉमिस करने वाले हैं मुझे कि आप मुझे नीट में सिलेक्शन देंगे। मुझे 360 नहीं चाहिए, मुझे सिलेक्शन चाहिए। वो अगर आप मुझे करके देंगे, 600 से ऊपर का मार्क्स निकाल के देंगे, ये आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ, मैं इसके बिना बैच स्टार्ट नहीं करने वाला। मुझे मतलब इतना खराब है, कई चीजों को फील हो रहा है कि भाई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बहुत हाई मार्क्स एक सब्जेक्ट में नहीं सिलेक्शन होना। मुझे इस चीज का दुख बहुत है। तो मैं ये सिर्फ प्रॉमिस चाह रहा हूं आपसे कि आप आज ये प्रॉमिस करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, आप मुझे सिलेक्शन निकाल के देंगे। मेरी तरफ से आखिरी दिन तक, मैं आपको फिर बता रहा हूं, 2021 के नीट से एक दिन पहले भी मैंने प्रश्न काल में लेक्चर पढ़ा है। तो मैं आपको नीट 2022 जो जब भी होगा उसके आखिरी दिन तक आपके लिए अवेलेबल हूं, पर आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप सिलेक्शन देंगे मुझे। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, अपनी बात पर रहना, पहले बता रहा हूं क्या करना है उसके लिए वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मुझे 100% प्रॉमिस चाहिए आपसे कि आपने वो सिलेक्शन देना है मुझे। क्लियर है? हाँ, ये प्रॉमिस मुझसे करो, ये प्रॉमिस अपने पेरेंट्स से। आप में से बहुत सारे बच्चे
जब भी अपने पेरेंट्स के पास आज कल में आराम से बैठेंगे, ये प्रॉमिस आप अपने पेरेंट्स से भी करोगे और खुद से भी करोगे कि नहीं, मुझे इस साल नीट में हर हालत में क्वालिफाई होकर दिखाना है, पूरे मेहनत करना है। ये प्रॉमिस आप अपने पेरेंट्स के सामने बैठकर आज कन्फेस करो कि मैं पूरी मेहनत करके दिखाऊंगा आपको। ये भी आप आज जाकर उनके साथ कन्फेस करोगे। मैं आपके माध्यम से बेटा, आपके थ्रू पेरेंट्स से बोलना चाह रहा हूं कि इन बच्चों को प्लीज पूरा मौका दीजिए, पूरी हेल्प करिए, ये बच्चे करके देंगे। ये आपको अपने पेरेंट्स से भी और खुद से भी प्रॉमिस करना है। तो ये आपने 3 लोगों से प्रॉमिस किया है, खुद से, अपने पेरेंट्स से और मेरे से, कि आप सिलेक्शन निकाल के देंगे। क्लियर है? ठीक है बेटा, स्टार्टिंग में 2-4 मिनट खराब नहीं होंगे आपके। ये मेरा मानना है, किसी बैच के स्टार्टिंग में आपको पूरा हाई, मतलब बायो में हाईएस्ट नहीं चाहिए, मुझे सिलेक्शन चाहिए 600 के ऊपर, सबके नंबर चाहिए। क्लियर है? ठीक है बेटा, शाबाश। इस प्रॉमिस के साथ, मेरा अपना प्रॉमिस आपके साथ है कि आखिरी तक मैं आपके साथ बना रहूंगा। आपको जो भी जरूरतें होंगी, मैंने इस साल जैसे हमने लास्ट ईयर बच्चों को बहुत चीजें दी, इस साल हम कुछ एडिशनल करने वाले हैं आपके लिए। मैं आपको बताऊंगा कि क्या एडिशनल है, पर आपके लिए 100% कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे ताकि आपकी जो मुश्किलें हैं वो हम आसान कर सकें। आपने करके दिखाना है बस हमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भूलना नहीं, मैं फिर बता रहा हूं, मैं इनकी क्लिप्स आपको आपके बैच में डलवा दूंगा अगर आपके किसी के मार्क्स कम आए, कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप स्कोर करके लाओगे इतने मार्क्स। ठीक है, क्लियर है? ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आपके इस प्रॉमिस के बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा बैच को। हाँ, मैंने बिल्कुल इस चीज को फील किया है कि मैं तब तक नहीं स्टार्ट करूंगा जब तक मुझे ये ना लग जाए कि आपने मेरे को सिलेक्शन का प्रॉमिस किया था। क्लियर है? क्योंकि मैं ये ऐसा एफर्ट नहीं चाहता आपसे, टूटा फूटा एफर्ट, मैं कोई ऐसा एफर्ट नहीं चाहता। मैं 100% आपसे फुल एफर्ट चाहता हूं। क्लियर है? एक बार बेटा तबीयत से एफर्ट कर दो, फिर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। और यकीन बैच में बेटा ये जर्नी स्टार्ट हो रही है हमारी, और इस जर्नी का आज डेट लिख लो आप अपनी कॉपी पे, आज की डेट भी नोट करो। और जब आप डॉक्टर बन जाओगे वो डेट मुझे भेजना कि सर आपने कहा था डेट नोट करने के लिए, आज देखो हमारा सिलेक्शन हो रहा है और आज हम आपको ये डेट वापसी कर रहे हैं। यही मेरा बेटा आपकी तरफ से जो होगा, कहते हैं कि गुरु दक्षिणा जो होगी वो वही होगी। आप सिलेक्शन लौटाना, मैं आपको सारा एफर्ट दूंगा। क्लियर है बेटा? ठीक, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, आज का गोल से पहले मैं चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, पर मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाह रहा हूं। हमने यकीन 2022 बैच स्टार्ट किया है। ये हमारा नीट का वो है जहां हमें पहुंचना है। एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा रहने वाला है, जिसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं लिख देता हूं क्या प्रॉब्लम्स आएंगी बेटा। लास्ट ईयर के बैच से ये प्रॉब्लम आती है, बैकलॉग। छुट्टी करते ही बैकलॉग आ जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी, स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, ये भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा कि बेसिक्स पढ़ रहे हो कि नहीं। तीसरी चीज, कितने क्वेश्चंस करें, कौन सा सोर्स करें, ये प्रॉब्लम का भी आपको सॉल्यूशन बताएंगे। स्कोर इंप्रूव नहीं है, सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है बेटा आपका, आपने इसको बेटा जीतना पड़ेगा, है ना। आपने ऐसा नहीं कि एक फ्लो में इधर जाओगे तो इधर निकल जाओगे, आपको इधर आना ही पड़ेगा, उस रास्ते के साथ मूव करना है। हाँ, एक चीज याद रखना, जब आप बहुत पास पहुंच जाओगे उसके बाद उतना टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। पास पहुंचने के बाद आप छोटी मोटी गलती फिर भी कर सकते हो, लेकिन कोई ब्लंडर नहीं कर पाओगे। हाँ, तो पास पहुंचने के बाद फिर भी सीधा है, लेकिन रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। आपको पूरे इस 6, 7, 8 महीने का जो टाइम है, इसको पकड़ के रखना। मैंने बहुत सारे बच्चों के मैसेज देके बोला सर अप्रैल में खत्म कर रहे हो, नीट में तो मई में हो रहा है। बेटा अभी कोई डेट नहीं आई है, परेशान मत हो। अगर कुछ ऐसा होता है पहले खत्म कराएंगे, आपका हर हालत में पहले खत्म कराएंगे। क्लियर है? पर आप पढ़ो, पूरा सिलेबस पढ़ो। ठीक है, तो रास्ता बेटा ध्यान से सुनेंगे बेटा, रास्ता आपका ध्यान से सुनेंगे, रास्ता आपका एकदम टेढ़ा मेढ़ा है, आपने लगना है हमारे साथ। क्लियर है? तो बैच एकदम ऐसा होना चाहिए कि आप में से हर एक बच्चा नीट जो यकीन 2.0 में है, यकीन 1.0 में है, लक्ष्य बैच के भी कुछ बच्चे इसमें हैं अभी, उन सब के लिए बेटा मेरा ये सिंपल ये कहना है, यहां पहुंचना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर बेटा। स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर ने टाइम ले लिया। नहीं बेटा, मैंने आपसे प्रॉमिस लिया अभी, और ये प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा अब आपको। अब चैट रोक दो, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, करें स्टार्ट।
ठीक है, हां अब स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा, मेरे लिए यही एक मतलब रियल चीज रहने वाली है। अब आ जाओ, स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो हमारा क्या रहेगा टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। मैंने क्यों ट्रांसपोर्ट इन प्लांट लिया है, क्योंकि यकीन 1.0 में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करा हुआ था, तो इसको यहां पे भी इसी से के साथ, ताकि पैरेलल रहे सिलेबस। ऐसा ना रहे कि बायो में आपने मान लो आपको लगे कि सर मुझे लाइव में मजा नहीं आया, तो आप वहां जाके रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। तो इसलिए पैरेलल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, हर चीज आपके लिए रहेगी। दूसरा, जो बच्चे यकीन 1.0 के हैं उनको भी इसमें कुछ स्पेशल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, तो वो हम बताते रहेंगे। तो आप में से ये समझो कि ये बैचेस अलग नहीं है, अब आपस में सब जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे का हिस्सा है। बस हमें क्या करना है, सबको साथ लेकर नीट 2022 की वो लड़ाई लड़नी है। तो आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहें। अब सबसे पहले सोचो हमने क्या पढ़ना है। देखो हमारे पास टॉपिक है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, वाटर पोटेंशियल, ये सारे टॉपिक्स हैं। पहले मैं जरा चैप्टर के बारे में एक कहानी सुनाऊंगा, उसको सुन लो पहले। टॉपिक सुनो ध्यान से। टॉपिक हमारे पास है बेटा, टॉपिक हमारे पास है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, इम्बाइबिशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल फूड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल फूड। आप समझो इस चीज को, हम ये चीजें पढ़ने वाले बेटा, ये चीजें पढ़ेंगे, ये टॉपिक। आप सुनो ध्यान से, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है ना, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। वाटर पोटेंशियल एक टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको। ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, इम्बाइबिशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल फूड, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब कैसे पढ़ेंगे, क्या टारगेट रहेगा, उसके लिए एक छोटी सी मतलब बेसिक से। अच्छा, कुछ बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर बेसिक से पढ़ाओगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, और इवन आपको हर एक चीज बताई जाएगी। मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं बेटा, मैं अगर आप इस चीज को समझना, पेपर इजी था, पर अगर एनसीईआरटी बेस्ड मुश्किल पेपर भी आता तो आप उसके लिए भी तैयार होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। मतलब पेपर कैसा भी आ जाए, आसान या मुश्किल, आप उसमें अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। क्लियर है? उतना आपको कंटेंट प्रॉपर वे में पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, एक एक लाइन आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो हमारी अप्रोच ये रहने वाली है, एनसीईआरटी का डिटेल लेक्चर एक एक लाइन को समझाते हुए। बेटा एक चीज और समझना, मेरा अपना ये पर्सनल ये मानना है कि जब हम एनसीईआरटी का लेक्चर आपको पढ़ा रहे हैं, स्टिल उसमें 2-3 लाइन मिस हो जाती है, तो आपको करना क्या है, एनसीईआरटी खुद भी पढ़नी है। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ लाइनें वो एनसीईआरटी की वैसे मीनिंग कुछ और निकल रहा है, डायरेक्टली कट पेस्ट करके उसने क्वेश्चन पूछ दिया है। इसका बेस्ट एग्जांपल इस साल का बताता हूं। इस जो ई की वैल्यू थी, जैसे उसमें क्वेश्चन आ रखा था डीएन अपॉन वो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का एक क्वेश्चन आ रखा था, जिसमें ई की वैल्यू पूछ दी थी उसने कि बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम। तो मान लो हो सकता है कि हम कराते वक्त वो ना लिखें कि ई क्या होता है, क्योंकि हम समझते हैं मैथमेटिकल है। तो आपने क्या समझना है, आपने ये चीज ध्यान रखनी है बेटा कि आपने कोई भी लाइन एनसीईआरटी की नहीं छोड़नी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी याद कर लो, पर आपके नजर के सामने से वो जरूर जानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं यार ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, ऐसा नहीं होता। हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, आपने वो सारी ध्यान से पढ़नी है। जब आप मल्टीपल टाइम पढ़ोगे तो आपको वो चीज समझ आएगी। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। नोट्स कैसे बनाएंगे इसको अब बता रहा हूं आपको मैं। डीपीपी में दूंगा, और डीपीपी बेटा मैं अपने अकॉर्डिंग बनाता हूं, तो उसके क्वेश्चंस वो रहेंगे जो रेलेवेंट रहेंगे। बाहर के क्वेश्चंस आपको डीपीपी में नहीं दिए जाएंगे, जो एक्स्ट्रा है, जो नहीं आता। ये एक एडवांटेज है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के पैकेज में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रेजेंट है, जो उन्होंने अभी तक नहीं हटाए। तो हमने यहां पर एक नई चीज कर ली है कि डीपीपी को रेलेवेंट बनाया है। डीपीपी को कैसा बनाया है, रेलेवेंट बना दिया। रेलेवेंट बनाने का मतलब यह है कि आपकी डीपीपी आपके अकॉर्डिंग मूव करेगी। अब यहां पर टेस्ट होंगे, आपके टेस्ट आपके जो प्रॉपर हो रहे हैं वो रहेंगे, जो आपको देने हैं। मेरे को बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, सर आपने बहुत समझाया था टेस्ट देने के लिए, हमने टेस्ट छोड़े थे, ये नुकसान था। ठीक है, तो ये नहीं करना हमने। और उसके साथ ये क्या है, ये मैं आपको कल बताऊंगा कि एक्स्ट्रा कुछ और मैं आपको देने वाला हूं इस बैच में, है ना। ये 1.0, 2.0 लक्ष्य सबको मिल जाएगा। ये क्या है बेटा हमारे पास, ये मैं आपको मतलब स्पेशल चीज है, कल बताऊंगा, जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है आपके लिए। ठीक है, उस पर कल भी डिस्कस कर सकते हैं, और वो एग्जैक्टली मतलब क्या रहेगा वो आपको बताऊंगा। अच्छा, नोट्स कैसे बनाएंगे, सुन लो ध्यान से। नोट्स कैसे बनाओगे बेटा, देखो आपके पास 3 सोर्स हैं, आप सुन लो ध्यान से।
नोट्स बनाने के लिए आपके पास 3 सोर्स हैं। एक आपकी क्लास की पीडीएफ आती है आपके पास, जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ आपके पास आएगी। एक आपके पास मैं कुछ हैंड रिटन दूंगा, वो एक नोट्स होंगे। उसके अलावा आपके पास एनसीईआरटी है। तो आप ये समझो कि इन तीनों में 90% चीजें सेम होंगी। जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा वो एनसीईआरटी से है, तो 90% चीजें सेम होंगी। आप किसी एक को फॉलो करके, चाहे हैंड रिटन चाहे क्लास की पीडीएफ, इनको फॉलो करके नोट्स बना लेना और उसमें बाकी 2 को एनरिच कर लेना। मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया, मान लो इस क्लास की पीडीएफ से नोट्स बना लिए, आपने क्या किया, हैंड रिटन नोट्स देखे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक मिले तो आपने पेंसिल से किसी और कलर से लिख लिया। फिर आपने एनसीईआरटी रीड करी 5 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी रीड करी। तो आपने क्या किया, एनसीईआरटी रीड करते वक्त आपने क्या किया, सुनना ध्यान से, एनसीईआरटी रीड करते वक्त 2-4 एक्स्ट्रा पॉइंट मिले, वो भी ऐड कर दिए। अब वो आपके कंप्लीट नोट्स हैं, उन्हीं को आप पूरा बार बार रिवाइज करो, समझो, और वो आपकी मेमोरी में प्रिंट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने वो 10 बार रीड कर लिए एग्जाम से पहले तक, तो वो आपको 100% याद रहेगा। तो इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो, प्रोबेबली इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करके अपने रजिस्टर में प्रॉपर नोट्स बनाओ, उनमें बाकी 2 का ऐड कर लिया करो। यहां तक क्लियर है? इस तरीके से हम मूव करेंगे बेटा। ये मैंने कभी भी मैं क्लास के स्टार्टिंग में इतना बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लेता, क्योंकि पर ये आपकी लाइफ, मेरा गला भी बैठ गया, ये आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है, इसको हल्के में मत लेना। मोटिवेट होकर डेली 8 घंटे क्लासेस के अलावा पढ़ाई करो, अपना मोरल हमेशा हाई रखो। जब भी फील हो कि सर हमें आज डिप्रेस फील हो रहा, बताओ मुझे चैट में कि सर आज ऐसा लग रहा है नहीं पढ़ पाएंगे, मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन अपना ये मतलब टेम्पो हाई रखना है पढ़ने को लेके, समझ रहे हो ये चीज, ये आपने करना पड़ेगा बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है आपकी लाइफ का, जो शायद आपकी फैमिली का, आपके सभी लोगों को बदलने वाला है। ठीक है, तो प्लीज इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, आपको मैं हर एक चीज के लिए गाइड करूंगा, आप चाहे जैसे समझो इसे। ठीक है, मैं लास्ट तक आपको गाइड करूंगा, मैं करता हूं ये काम, तो आपको इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना है। पर पढ़ना है बेटा, पढ़ना बहुत जरूरी है अपने उसके लिए। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं आप चैप्टर को, और मैंने थोड़ा टाइम लिया इसके लिए, सॉरी, है ना, क्योंकि पर मुझे ऐसा लगा बैच स्टार्ट करना बिना गाइडेंस के ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपसे वो मतलब खासकर प्रॉमिस लेना जरूरी है, तभी आप पढ़ोगे ना। कई बार आपको होता ना कि हमने सर को प्रॉमिस किया था मैंने पढ़ना है, पेरेंट्स को प्रॉमिस किया था मुझे पढ़ना है, और कभी भी आपको ऐसा लगे पढ़ते वक्त कि यार नहीं आज मन नहीं कर रहा, उस दिन ऐसा सोचा करो कि नहीं यार सर को हमने प्रॉमिस किया यार, या हमने पेरेंट्स को प्रॉमिस किया, मैं कैसे पढ़ूंगा नहीं, आज पढ़ना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये चीज किया करो। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। आपको बिल्कुल बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और आप बेटा बिल्कुल ध्यान रखें, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, बेसिक से पढ़ेंगे। आप चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं, क्लियर, चलो स्टार्ट करेंगे। अब जब मैं पढ़ाऊं बेटा चैट तब आप नहीं करेंगे। ठीक है, जब आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो तब आप चैट नहीं करेंगे, चैट रोके रखेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? ठीक, चलें स्टार्ट करें। हाँ ठीक है, चलिए आपके इस प्रॉमिस के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं ये चाहूंगा कि आप इसको बहुत ध्यान से मेरी बात सुने, ध्यान से समझो इस चीज को, आ जाओ। ठीक है, देखो, बेसिक्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, चैप्टर का नाम क्या है, हम यूनिट पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। इन 5 चैप्टर्स में से सबसे पहला और सबसे कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट सबसे कॉन्सेप्ट वाला है, ये सबसे पहला चैप्टर है आपका, सबसे पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अब हम इस चैप्टर को देखने वाले हैं, सुनना ध्यान से, अब हम इस चैप्टर की डिटेल पढ़ने वाले हैं, और कैसे पढ़ेंगे सुनो। मैं आपसे ये पूछूंगा, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपसे ये बताया जाए कि ट्रांसपोर्ट एग्जैक्टली क्या है, मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, एक्चुअल में क्या है, इसमें हम चीज मतलब किन चीजों की बात कर रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, फूड, मिनरल, हॉर्मोन्स, इन चीजों के ट्रांसपोर्ट, पानी, मिनरल, खाना, और जो मेरे पास हार्मोन है, इनके ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाता हूं और प्लांट किंगडम के बेसिक्स पे जाता हूं। मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे ये बताओ
कि जो आपके पास सिंगल सेल प्लांट है, जैसे सिंगल सेल प्लांट कहां मिला था, जैसे मैं आपसे कहूं प्लांट किंगडम में कौन कौन से ग्रुप हैं, तो सिंपल सा समझना जरा। देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मैं बेसिक्स बता रहा हूं, तो मैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट किंगडम की बात कर रहा हूं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट किंगडम, पूरे प्लांट किंगडम में क्या ट्रांसपोर्ट होगा उसको लेके एक डिस्कशन करने वाला हूं। ध्यान से समझना बेटा, चैट रोक के प्लीज पढ़ा करो, जब मैं बोलूं चैट रोक दो तो प्लीज रोको, है ना, मास्टर की बात माननी जरूरी होती है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ये लिखा है कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट किंगडम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट किंगडम की हम बात कर रहे हैं। और इसमें मैं क्या कहने वाला हूं आपको सुनो ध्यान से। अगर आपसे मैं कहूं कि सबसे पहला ग्रुप प्लांट किंगडम में क्या है, इतना आपको पता होगा, नहीं भी पता सुन लो। सबसे पहला ग्रुप है एल्गी। तो एल्गी मेरे पास किस में मिलती थी, जैसे मान लो मैं एल्गी की बात करता हूं, एल्गी मेरे पास किस में मिलती थी, एल्गी पानी में होती थी, है ना। एल्गी मेरे पास किस में होती थी, ऐसे पानी में एल्गी होती थी, एल्गी के सेल्स हैं। तो इनमें क्या होता था बेटा, इनमें सरफेस पे ही सारी चीजें एंटर कर जाती थी, जैसे मिनरल्स, पानी वगैरह जो है वो सरफेस से ही एंटर करता था। तो अगर आपसे मैं कहूं कि एल्गी तो पानी में रहती है, उसको पानी का कोई कमी नहीं था, पूरे ही सरफेस से पानी, मिनरल, ये चीजें एंटर करती रहती थी, कोई दिक्कत नहीं। तो एल्गी में ट्रांसपोर्ट कैसे होता था चीजों का, चीजें डिफ्यूज करती थी। मतलब मान लो ये एल्गी का सेल है, इसके अंदर पानी एंटर कर रहा है, हम कह रहे हैं मिनरल एंटर कर रहा है, तो चीजों का एक तरीके का डिफ्यूजन हो रहा है, गैसेस डिफ्यूज कर रही हैं अंदर, ऐसा कुछ हो रहा है। आप समझो इस बात को। तो ये ट्रांसपोर्ट है किसका, एल्गी का। एल्गी में ऐसा कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होता, कोई स्पेशल जाइलम फ्लोएम नहीं होता। तो एल्गी पानी में होती है, उनमें चीजें सिंपल डिफ्यूज कर जाती है। सही है, ये चीज समझ में आ रही है। दूसरा, मेरे पास जो लैंड पर प्लांट आए उन्हें ब्रायोफाइट बोला गया। अब ब्रायोफाइट के साथ क्या था बेटा, सुनना ध्यान से। ब्रायोफाइट कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं, मेरी बात समझो ध्यान से। प्लांट मेरे पास सबसे पहले एल्गी आया पानी में, एल्गी में कोई भी ऐसा कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है चीजों के ट्रांसपोर्ट का, सिंपल चीजें डिफ्यूज कर रही हैं पानी के अंदर। फिर मेरे पास ब्रायोफाइट आए। ब्रायोफाइट कौन से प्लांट्स थे, जो लैंड पर आए, मतलब पानी से लैंड पर आए, पर वो कैसे ग्रो किए, ऐसे हॉरिजॉन्टल। देखो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल, ऐसे ग्रो किए, ऐसे सीधे नहीं ग्रो किए। रीजन क्या है, क्योंकि अगर कोई प्लांट को सीधा ग्रो करना है तो नीचे रूट होनी चाहिए और ऊपर ऐसे जाइलम फ्लोएम से चीजें का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर किसी प्लांट को सीधा ग्रो करना है, सीधा ग्रो करना है, तो उसको क्या, सुनना ध्यान से, सीधा ग्रो करना है तो उसमें मेरे पास क्या होना चाहिए, सीधा ग्रो करने के लिए, आप समझो, सीधा ग्रो करने के लिए जाइलम फ्लोएम होना चाहिए। तो ब्रायोफाइट कैसे ग्रो करते थे, ग्रो करते थे हॉरिजॉन्टली। कैसे ग्रो करते थे, हॉरिजॉन्टली। इसमें भी मेरे पास क्या नहीं थे, क्या नहीं थे, जाइलम फ्लोएम जैसा कुछ नहीं था। आप समझो इस चीज को। और ये क्या करते थे, पूरे ही सरफेस पे ये पानी एब्जॉर्ब कर लेते थे नीचे से। तो मैंने यहां पर सिंपल समझा रहा हूं, एल्गी आपके पास पानी में आई, ठीक है, उसमें ट्रांसपोर्ट के लिए कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं था, डिफ्यूजन होता था। डिफ्यूजन को आपको समझाया जाएगा। फिर मेरे पास ब्रायोफाइट्स आए। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं आप समझना, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं हमारे पास, जो ऐसे ग्रो करते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं, ठीक है, छोटे प्लांट होते हैं, क्योंकि उनमें कोई वास्कुलर बंडल नहीं था। जैसे मैं शब्द यूज करूंगा वास्कुलर बंडल, इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम फ्लोएम नहीं था, तो सीधा ग्रो करते थे हॉरिजॉन्टली, है ना। और उनमें क्या था, नो वास्कुलर बंडल। तो हमें क्या देखा, आप समझे ध्यान से, हमने फिर उसके बाद टेरिडोफाइट आए। अब टेरिडोफाइट पहले ऐसे प्लांट्स थे जो कुछ हाइट पर ग्रो किए, आप समझ रहे हो, कुछ हाइट तक ग्रो किए, क्योंकि उनके पास, मेरे पास रूट वगैरह आ गई, और उसके साथ साथ उनके अंदर क्या आ गए, वास्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम आ गया। मैंने क्या समझा रहा हूं, मैं आपको एक एवोल्यूशन बता रहा हूं कि एल्गी पानी में हुआ करती थी, सिंपल डिफ्यूजन से काम चल जाता था। ये लैंड पर होते थे क्योंकि इनमें रूट नहीं थी, तो ये गीली मिट्टी में होते थे, क्योंकि अगर किसी के पास रूट है तो डीप से, गहराई से जाके पानी ला सकता है, पर इसमें रूट नहीं थी, तो ये सरफेस से मॉइस्चर, गीली मिट्टी में मिलते थे ये। आप समझ रहे हो। और जब मैं बात करता हूं टेरिडोफाइट की, तो टेरिडोफाइट में फर्स्ट टाइम मेरे पास वास्कुलर बंडल आए।
फर्स्ट टाइम क्या हुआ, वास्कुलर बंडल आए। इसीलिए टेरिडोफाइट पहली बार एक ऐसे प्लांट आए जो सीधे ऊपर ग्रो कर पाए, क्योंकि इनमें वो पाइप थे जाइलम और फ्लोएम के, जिनके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो पा रहा था। आप समझ रहे हो, जाइलम फ्लोएम के पाइप थे इनके पास। तो वास्कुलर बंडल फर्स्ट टाइम किस में आए, टेरिडोफाइट में आए। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। फिर वो और ज्यादा इवॉल्व हुए और बेटर होते चले गए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। अब अगर मैं आपसे कहूं, एंजियोस्पर्म काफी बड़े ट्रीज होते हैं, उनकी हाइट, कुछ एक ऐसे एंजियोस्पर्म है जिनकी हाइट 80 मीटर 100 मीटर तक हो सकती है। तो इसके बाद मेरे पास जो जिम्नोस्पर्म आए वो सारे बड़े प्लांट्स थे। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आए, ये सारे हम एंजियोस्पर्म की बात करने वाले हैं बेटा। एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इनमें मेरे पास वास्कुलर बंडल था। वास्कुलर बंडल का मतलब होता है जाइलम फ्लोएम। ये तो इनमें भी प्रेजेंट था और ये अच्छी हाइट तक ग्रो कर पाए, है ना। जाइलम और फ्लोएम था इनमें और ये क्या कर पाए, ये एबल टू ग्रो एट गुड हाइट, अच्छी हाइट तक ये ग्रो कर पाए। आप समझ लो इस बात को बेटा, आप समझ रहे हो इस बात को। तो मैं आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं कि एंजियोस्पर्म जो एक फ्लावरिंग प्लांट है, एक ऐसा प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें किस तरीके से नॉर्मली ट्रांसपोर्ट होता है। हमारा ज्यादा फोकस एंजियोस्पर्म में रहेगा, क्योंकि क्लास 11th में ज्यादा डिटेल, जैसे हम कहते हैं ना कौन से प्लांट्स को ज्यादा पढ़ाया जाता है, एंजियोस्पर्म को। तो हम इसके लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आपको एंजियोस्पर्म के बारे में बताने को। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं। एल्गी में डिफ्यूजन होता था, तो जब मुझे ऐसा लगा कि ज्यादा दूरी तक ट्रांसपोर्ट करना है, तो मुझे वास्कुलर बंडल, एक पाइप बनाने पड़े जाइलम और फ्लोएम के। वो टेरिडोफाइट में पहले बने थे और वो ऊंचाई तक ग्रो कर पाए, और जैसे जैसे उनको डेवलप हुआ तो मेरे पास जिम्नो और एंजियोस्पर्म बने। इनमें बेटर जाइलम फ्लोएम है जो ज्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब हमें इसी प्लांट्स में, इन्हीं प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट को पढ़ना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चले आगे, क्लियर है? क्लियर बेटा? कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ऐसे ग्रुप वगैरह मत बनाओ और मैसेज मत देखो ना, कोई वैसा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। ठीक है, हाँ, समरी मिलेगा 100%। हाँ, कोई मैसेज मत करो अपना नंबर, ठीक नहीं है बेटा ये, है ना। हाँ, पीडीएफ मिलेगा आपको। ये चीज क्लियर हो गई? हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं ये सुनो। चलो यहां तक ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, सिंपल सा मैं ये जानना चाह रहा था, क्या प्लांट और एनिमल, मैं आपसे पूछूं क्या एनिमल्स में किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है? आप ये कहोगे कि अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूं तो ह्यूमन में किस चीज का ट्रांसपोर्ट होता है, बताओ, सोच के बताना मुझे। ह्यूमन में हमें वेस्ट ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, गैस का ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, खाने का ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, समझ आ रहा है? इन चीजों का ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। अगर मैं प्लांट के ट्रांसपोर्ट को, देखो एनसीईआरटी ने कैसे बोला, एनसीईआरटी ने कहा है कि प्लांट का ट्रांसपोर्ट और एनिमल का ट्रांसपोर्ट आपस में अलग है। चलो थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। एनिमल में मेरे पास काफी सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा, एनिमल में मेरे पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए हार्ट प्रेजेंट होता है, वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट में एनिमल से ट्रांसपोर्ट कैसे अलग है ये मुझे समझना है। पहला, प्लांट में गैस के ट्रांसपोर्ट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता क्योंकि वो डिफ्यूजन से हो जाता है। एनिमल्स में डिफ्यूजन से सारा नहीं हो पाता, इसलिए मेरे पास आरबीसी प्रेजेंट है। दूसरी बात, प्लांट में ट्रांसपोर्ट बहुत लंबी दूरी तक होता है। लंबी दूरी का मतलब अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, देखो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट मेरे पास बहुत दूर तक करना पड़ता है। यहां रूट से लेकर मुझे प्लांट में ट्रांसपोर्ट जो करना पड़ेगा बहुत ज्यादा हाइट तक करना पड़ेगा। आप समझो इस चीज को, बहुत ज्यादा हाइट तक, यहां तक लेकर जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, यहां तक लेकर जाना पड़ेगा। तो प्लांट में ट्रांसपोर्ट बहुत लंबी दूरी तक होता है। एनिमल्स में कंपैरेटिवली मान लो हमारी हाइट जो भी है 5 फुट 6 फुट जो भी हाइट होती है लोगों की, उतना ही ट्रांसपोर्ट होगा। या बहुत बड़ा एनिमल हाथी होगा, 100 मीटर का थोड़ी हाथी। तो सबसे पहले डिफरेंस क्या है, प्लांट में ट्रांसपोर्ट ज्यादा दूरी के लिए होता है। दूसरा, प्लांट में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, फिर फोर्स कहां से आएगी? तो कहीं ना कोई फिजिकल चीज होती है। जैसे मैं आपको बताता हूं,
प्लांट में फोर्स कैसे आती है? जैसे पानी को पुल कर लिया, ऐसे फोर्स आएगी। एनिमल में कहां से आती है? प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे कि हार्ट वगैरह प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं कंपेयर करूं कि हाउ प्लांट ट्रांसपोर्ट डिफर फ्रॉम एनिमल ट्रांसपोर्ट, तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि इन प्लांट्स मेरे पास क्या होगा? ट्रांसपोर्ट अकर फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरी बात बताओ जल्दी से, प्लांट्स में सेकंड है, इन प्लांट्स स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? एब्सेंट है। आप सोच पा रहे हो इस बात को? बेटा बिल्कुल मौका दूंगा डाउट पूछने का, रुक जाओ एक मिनट। तो प्लांट्स में मेरे पास क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ज्यादा दूरी का होगा, 100 मीटर होता है। दूसरा, प्लांट में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, मतलब मेरे पास हार्ट एब्सेंट होता, हार्ट एंड ब्लड एंड वेसल्स वगैरह, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो एक तरीके से मान लो मैं कहता हूं हार्ट एब्सेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा क्या होता है कि फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है, स्पेशल मैकेनिज्म एब्सेंट है। जैसे उसमें आरबीसी होता है ना, ऐसा कोई मैकेनिज्म इसमें नहीं है, ये आपके सामने है। तो प्लांट के लिए बताया मैंने, प्लांट का ट्रांसपोर्ट एनिमल के ट्रांसपोर्ट के लिए अलग होता है, ये पहला पॉइंट हमने आज डिस्कस किया। दूसरा चीज क्या है, मैं आपसे अगर पूछूं एनिमल में किसका ट्रांसपोर्ट होता है, आप कहोगे वेस्ट होता है, गैस होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पर प्लांट में क्या सेम चीजें हैं? पहली बात, प्लांट में गैस तो ऐसे ट्रांसपोर्ट होती नहीं है जैसे एनिमल में होती है। तो क्या चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, देख लेते हैं। तो प्लांट में किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, यह हमें देखना है सबसे पहले। बेटा बिल्कुल देखना है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, प्लांट में किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब हम ये लिख लेंगे व्हाट सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। तुम कैसे बताओगे, तुम तो म्यूट हो। तो देखो भाई, सबसे पहले किन चीजों का होता है? सबसे पहले होता है बेटा पानी का। हाँ, सबसे पहले किसका होगा? पानी का। पानी उसका मेन जरूरत होता है, काफी दूर तक ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा मेरे पास होता है मिनरल्स का। दूसरा मेरे पास क्या होता है? मिनरल्स का। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मिनरल से क्या समझते हैं? मिनरल का मेन मीनिंग होता है जो प्लांट ने सॉइल से लिया, और मिनरल्स जनरली आयनिक फॉर्म में होते हैं। आयनिक समझ में आता है? K+, Na+, Cl- और इनऑर्गेनिक होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो प्लांट में होता है। तीसरा, प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपको अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि फूड का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होगा? इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुक्रोज समझ में आता है क्या? सुक्रोज बेटा एक शुगर होती है हमारे पास, सुक्रोज की फॉर्म में होता है। तो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है किसकी फॉर्म में? सुक्रोज की फॉर्म में। अब मैं आपको बताता हूं, देखो प्लांट खाना किस फॉर्म में बनाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज, जब आप एल्गी पढ़ाई जाएगी तो आपको यह दिखाया जाएगा कि एल्गी में स्टोरेज फॉर्म अलग अलग है। ग्रीन एल्गी की अलग है, ब्राउन की अलग है, रेड एल्गी की अलग है। लेकिन तीनों तरह की एल्गी में खाना ग्लूकोज की फॉर्म में ही बनता है, स्टोरेज फॉर्म डिफरेंट है। मैक्सिमम प्लांट में जो बड़े प्लांट्स हैं उन सब में या सारे ही प्लांट्स में खाना ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। ट्रांसपोर्ट फॉर्म सुक्रोज है, क्योंकि सुक्रोज नॉन रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, तो सुक्रोज की फॉर्म में होगा। और फोर्थ चीज हमारे पास हार्मोन्स, क्योंकि हार्मोन्स बनते कहीं पर हैं, हो सकता है काम कहीं और कर रहे हो, है ना। तो हार्मोन्स, ये चार चीजें हैं जिनका ट्रांसपोर्ट प्लांट में मुझे पढ़ना है। पानी, मिनरल, फूड, हार्मोन्स, ठीक है। और इसके साथ मुझे यह भी जानना है कि इनमें से कौन सी चीज ऑर्गेनिक है, कौन सी इनऑर्गेनिक है। पानी डेफिनेटली इनऑर्गेनिक है ना, बाहर से प्लांट ले रहा है उसको, है ना। मिनरल्स जो होते हैं बेटा दोनों तरीके के हो सकते हैं। एक मिनरल इनऑर्गेनिक हो सकता है। मैं आपसे कहूं इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन का नाम बताओ, तो आप कहोगे सर इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन का नाम है NO3-। देखो ये क्वेश्चन आया भी था ना कन्वर्जन वाला। इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन क्या क्या है बेटा? NO3-, NO2- और NH4+, ये है। और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कौन सी है? क्या कोई ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है?
जरा हम समझते हैं इस बात को, हम इस बात को समझते हैं कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कौन सी होती है। देखो बेटा फटाफट से देखना, देखो मैंने ये प्लांट बनाया आपके पास, ये प्लांट हो सकता है पी का हो। इस पी के प्लांट की रूट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे नोड्यूल कहते हैं, इसे मैंने नोड्यूल कह दिया। इस नोड्यूल ने क्या किया, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ली और उस नाइट्रोजन से एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ली और उससे यहां अमोनिया बना दिया, अंदर रूट के क्या बना दिया, अमोनिया फॉर्म किया। उस अमोनिया को कन्वर्ट किया अमीनो एसिड में, कन्वर्ट किया किसमें, अमीनो एसिड में। आप समझो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास पी प्लांट एक लेग्यूमिनस प्लांट है। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होता है, जो जिनके फ्रूट लेग्यूम होते हैं। ये जो पी प्लांट है जिसे लेग्यूमिनस प्लांट कह रहा हूं, इस लेग्यूमिनस प्लांट पे ये नोड्यूल है। ये क्या है, मेरे पास नोड्यूल है। मेरे पास अमोनिया जो बना है वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, अमीनो एसिड में। अमोनिया जो बना है वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया अमोनिया। आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए। अमोनिया जो बना है वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, अमीनो एसिड में। और अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो अगर अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो अमीनो एसिड नाइट्रोजन की ऑर्गेनिक फॉर्म हो गई। देखो इधर देखो ध्यान से, मैं ये समझा रहा हूं कि पानी का ट्रांसपोर्ट हमेशा इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों से हो सकता है। क्लियर है, दोनों से हो सकता है। ऑर्गेनिक फॉर्म जो होती है उसका एग्जाम्पल अमीनो एसिड है। जैसे जिन प्लांट्स में मेरे पास नाइट्रोजन रूट में फिक्स होती है उसको अमीनो एसिड बनाकर ऊपर ले जाते हैं। इनऑर्गेनिक फॉर्म ये है, ठीक है, ये चीजें हैं, आप समझ रहे हो, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म है। क्लियर। तो आपने क्या सीखा, पानी का ट्रांसपोर्ट इनऑर्गेनिक, मिनरल का ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों, फूड का ट्रांसपोर्ट सुक्रोज क्या है, ऑर्गेनिक, प्लांट बनाता है इसे ऑर्गेनिक कहते हैं। और हार्मोन सभी प्लांट बना सकते हैं, मतलब सारे हार्मोन्स को प्लांट बना सकता है, तो इसका ट्रांसपोर्ट भी क्या होगा, ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट होगा। तो नीट में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, नीट में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा ऐसा केमिकल है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड in organic and inorganic form। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या चीज है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो सकती है। आप समझ लो ध्यान से। ऑप्शन रहेगा आपके पास पानी, दूसरा ऑप्शन रहेगा मान लो ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन रहेगा आप मान लो, थर्ड ऑप्शन में मैं लिख देता हूं नाइट्रोजन, और फोर्थ ऑप्शन में मैं आपके पास लिख देता हूं सुक्रोज। तो क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, कर लेंगे, क्लियर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर पाओगे। क्लियर है बेटा, सही है, यहां तक समझ में आ रही है, क्लियर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, क्लियर है बेटा। थर्ड आएगा, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन हार्मोन होता है ना, प्लांट का हार्मोन होता है। तो हमने क्या सीखा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नाइट्रोजन थर्ड आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसलिए हमें बेसिक पढ़ने जरूरी है बेटा, है ना, बेसिक पढ़ने इसलिए जरूरी है। डन, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो मैंने आपको सिंपल से क्या समझाया, मैंने ये समझाया बेटा, मैंने ये समझाया है कि किस चीज का ट्रांसपोर्ट होगा, पानी का हो सकता है, मिनरल का हो सकता है, खाने का हो सकता है, हार्मोन का हो सकता है, इन सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इसमें नाइट्रोजन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में जा सकती है। और बाकी मेरे पास आप समझ सकते हैं, बाकी मेरे पास मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आ जाओ, मैं क्या यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, मैं डिस्कस करने वाला हूं बेटा डायरेक्शन को लेके, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्शन को लेके डिस्कस करने वाला हूं, मेरी बात समझना ध्यान से। अब मैं आपको डायरेक्शन को लेके डिस्कस करने वाला हूं, क्लियर है, डायरेक्शन को लेके डिस्कस करने वाला हूं। सुक्रोज बेटा शुगर होती है ना, ठीक है। चले आगे फटाफट से,
कर लोगे? ठीक है बेटा, फर्स्ट क्लास रहती है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने में लगेगा, एक आध क्लास के बाद आपको पेस आ जाएगा हमारे साथ का। ठीक है, फटाफट से देखो। अब मैं बात कर रहा हूं डायरेक्शन। ठीक है, मतलब मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि पानी का ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन क्या होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपको एक प्लांट मैंने बनाया, देखो ये एक प्लांट बना रखा है, एक जनरल सा स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने ये लीफ बना रखी है। ठीक है, ये मेरे पास फ्रूट है, दिस इज फ्रूट, ये मेरे पास लीफ है। ये एक पाइप है जिसे मैं जाइलम का पाइप कह रहा हूं। ये मैं ऑल्दो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा डिटेल में तो मैं ये बताऊंगा, जाइलम मेरे पास बाहर हो, सॉरी जाइलम मेरे पास अंदर वाली रिंग होती है, फ्लोएम बाहर वाली होती है। अभी के लिए सिर्फ ये समझा रहा हूं कि ये जाइलम का पाइप है, ये फ्लोएम का पाइप है। ये दो पाइप मैंने ड्रॉ कर दिए, जाइलम ड्रॉ कर दिया और फ्लोएम ड्रॉ कर दिया। ध्यान से सुने बेटा, ठीक है, क्लियर, ध्यान से सुनेंगे। अब मेरे पास मैं जाइलम फ्लोएम मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब मैं आपसे डायरेक्शन की बात करता हूं। डायरेक्शन मतलब दिशा, किस डायरेक्शन में जाएगा। सबसे पहले पानी की बात करते हैं, सुनना ध्यान से। पानी हमेशा जाइलम से ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहां पर दो चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि जो जाइलम है और फ्लोएम है, इन पाइप में ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन क्या है। जाइलम में डायरेक्शन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ पॉसिबल है। मतलब जाइलम एक ऐसा पाइप है जिसमें कोई और डायरेक्शन नहीं होती, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होता है। फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम में डायरेक्शन कैसे होती है कि खाना किसने बनाया, लीफ ने। लीफ फोटोसिंथेटिक पार्ट है, खाना बनाएगा। रूट खाना नहीं बनाता, रूट खाना नहीं बनाता। तो खाने को लीफ से हम रूट में भी ला सकते हैं। आप समझ रहे हो, खाने को लीफ से हम किस में ला सकते हैं बेटा, रूट में ला सकते हैं। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि फ्लोएम में खाना ऊपर से नीचे आ सकता है। ऐसे खाना मेरे पास, अगर मैं फूड की बात करता हूं तो खाना मेरे पास ऊपर से ऐसे नीचे आ सकता है। आप देख रहे हो, फ्लोएम में नीचे आ सकता है क्योंकि रूट को खाना देना पड़ेगा। और अगर खाने को स्टोर करना है तो फ्रूट के पास भेजना पड़ेगा ऐसे। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। जाइलम में एक सिंगल डायरेक्शन होती है ट्रांसपोर्ट की। तो जब अगर हम ट्रांसपोर्ट के डायरेक्शन की बात करें तो हम ये लिखेंगे कि इन जाइलम ट्रांसपोर्ट अकर इन सिंगल डायरेक्शन। किसमें, सिंगल डायरेक्शन में होती है। ये याद रखने बेटा। अब आप में से मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, 2018 या 19 का पेपर था, 3 क्वेश्चन में से 2 डायरेक्शन के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो डायरेक्शंस आती हैं, एनसीईआरटी में डीप कॉन्सेप्ट है ये, समझो। तो जाइलम में हमेशा सिंगल डायरेक्शन है। क्या है, रूट से लीफ। कौन सी लीफ, हर तरह की लीफ, यंग लीफ, मैच्योर लीफ। समझ आ रहा है, यंग लीफ, मैच्योर लीफ। दूसरी बात देखो, दूसरी बात, फ्लोएम में, इन फ्लोएम हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपोर्ट इज, देख रहे हो फ्लोएम में नीचे भी आ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो ट्रांसपोर्ट कई डायरेक्शन में हो सकता है। तो ट्रांसपोर्ट इन मल्टी डायरेक्शनल, कई डायरेक्शन में हो सकता है। क्लियर, सही है, बिल्कुल सही। तो ये आपके सामने होना चाहिए कि जाइलम में ट्रांसपोर्ट सिंगल डायरेक्शन में है, फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल में है। जाइलम में एक दिशा में, फ्लोएम में कई दिशा में ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। दूसरी बात, पानी का ट्रांसपोर्ट जाइलम से होता है, साथ में मिनरल्स भी जाते हैं। मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं। अब आपको ये बात समझ में आ गई मेरी, और ये चीज बिल्कुल एकदम सही से समझनी है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास मैंने ये प्लांट बना दिया, ये मान लो प्लांट है, ये प्लांट का तना है, स्टेम है, ये प्लांट की रूट है, दिस इज रूट। बेटा ध्यान से देखना, बिल्कुल समझ आ जाएगा। ये रूट है और मान लो ये स्टेम है। मैं यहां पर 2 अलग अलग पाइप बना रहा हूं, एक पाइप को फ्लोएम का नाम दे रहा हूं और एक पाइप को जाइलम का नाम दे रहा हूं। ठीक है, एक पाइप को फ्लोएम और एक पाइप को जाइलम का नाम दे दिया। ये ऐसे अरेंज नहीं होते, अलग तरीके से होते हैं, जस्ट दिखाने के लिए। अब मैं आपको यह कह रहा हूं कि जब हम जाइलम की बात करते हैं, आप सुनना ध्यान से, जब हम जाइलम की बात करते हैं, ये जाइलम का पाइप है, इससे मेरे पास ऊपर कौन कौन जाता है, ऊपर जाता है पानी और साथ में मिनरल जाता है। यहां तक समझ में आ रही है। तो जाइलम से मेरे पास कौन कौन ऊपर जाता है,
पानी जाता है और मिनरल जाता है। और अगर मैं फ्लोएम की बात करता हूं, फ्लोएम की, तो फ्लोएम से कौन ऊपर जाएगा बताओ? फ्लोएम से नीचे कौन आएगा? देखो मान लो ये लीफ होती है, तो लीफ से मेरे पास खाना नीचे आता है ऐसे, तो मैं लिख सकता हूं फ्लोएम में से कौन मूव करेगा? एक तो फ्लोएम में क्या मूव करेगा? फूड मूव करेगा, खाना मूव कर रहा है। उसके अलावा क्या है बेटा? कुछ मिनरल्स फ्लोएम के थ्रू भी मूव करते हैं। तो इसका मतलब मैं यहां मिनरल भी लिख सकता हूं, और मेरे पास हार्मोन्स ये भी क्या कर सकते हैं? किसके थ्रू मूव कर सकते हैं? फ्लोएम के थ्रू। तो कई बार बच्चे गलत क्या करते हैं वो सुन लो। देखो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैं लिख रहा हूं, देखो हम लिखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, आपसे मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में होता है। कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। पानी का ट्रांसपोर्ट मेरे पास यूनिडायरेक्शनल होता है, सिंगल डायरेक्शन में होगा। और किसके थ्रू होगा? अकर थ्रू जाइलम। किसके थ्रू होगा बेटा? जाइलम के थ्रू होगा। बहुत बढ़िया। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल की, मैं बात कर रहा हूं ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल की, तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर बाई जाइलम होगा, अगर बाई जाइलम होगा तो एक डायरेक्शन है, यूनिडायरेक्शनल है। अगर मिनरल इससे हो रहा है ना, यूनिडायरेक्शनल है। और कैसे हो रहा है? अगर बाई फ्लोएम हो रहा है, बाई क्या हो रहा है? फ्लोएम हो रहा है। बाई जाइलम यूनिडायरेक्शनल है, और अगर बाई फ्लोएम हो रहा है, कैसे हो रहा है? बाई फ्लोएम हो रहा है, तो वो कैसे है? कैसे है बेटा समझना, ये यूनिडायरेक्शनल हो गया। और बाई फ्लोएम हो रहा है तो वो मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। आपको समझ आई कि नहीं आई पहले बताओ? मल्टी डायरेक्शनल हो गया, सही है। तो मैंने पानी के लिए बताया, देखो पानी हमेशा जाइलम से जाता है, यूनिडायरेक्शनल। जो मिनरल होता है वो जाइलम से भी जा सकता है, फ्लोएम से भी जा सकता है। नॉर्मली जाइलम से जाता है जब रूट से आता है, लेकिन कई बार क्या होता है, ओल्ड लीफ से यंग लीफ में मिनरल को ले जाना पड़ता है, तो वो फ्लोएम से जाता है। मैं दिखाऊंगा वो भी। उसके बाद मैं आपसे कहूं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जाइलम से नहीं होता, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किससे होता है? फ्लोएम से होता है। और कैसा होगा? मल्टी डायरेक्शनल। कैसा होगा? मल्टी डायरेक्शनल होगा। बहुत बढ़िया। और अगर मैं बात करता हूं हार्मोन्स की, बेटा हार्मोन्स जाइलम और फ्लोएम से दोनों से जा सकते हैं। अगर नीचे से ऊपर आ रहा होगा तो जाइलम से आ जाता है, ठीक है। तो और फ्लोएम से भी आ जा सकता है। तो ये भी बेटा बोथ थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम हो गया। समझ आ गई बात? इतने में कोई डाउट है? आपसे अगर कोई पूछे क्या मिनरल हमेशा जाइलम से जाता है, कहता नहीं बेटा मिनरल फ्लोएम से भी जाएगा, ठीक है। वो कैसे जाएगा वो दिखा रहा हूं। क्या आपको डायरेक्शंस क्लियर हुई? जाइलम यूनिडायरेक्शनल है, फ्लोएम बेटा मल्टी डायरेक्शनल है। क्लियर? हाँ, बहुत बहुत नमस्ते जिसने नमस्ते करी है ना, और बहुत बहुत हाँ धन्यवाद है, ठीक है बेटा, धन्यवाद, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ओपी और पीपी ये सब लाइफ का पार्ट रह जाएंगे, जो रह जाएगा आपके साथ वो जाएगा सिलेक्शन इस बैच से। तो मुझे जिन चीज़ों से इरिटेशन है कि टीचर को गॉड, टीचर को ये सब मत बोलो, कोई फायदा नहीं है। मेरे लिए आप एक स्टूडेंट हो जिनको मैं सिलेक्शन दिलाना चाहता हूँ, बस। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं सुनना आपसे, ठीक है। आप बहुत प्रेज करो, मैंने कभी ये मांगा ही नहीं। मेरे को सबसे ज़्यादा दुख उन बच्चों का रहता है जो बहुत क्लोज पहुँच के रह जाते हैं, उनका बहुत तकलीफ होती है, तो वो मत करना। तो उसके लिए बस ये सब मत करो, अपना एकदम फोकस पढ़ाई पे, ठीक है ना? क्लियर? चलिए देखते हैं जरा, क्या एक टेबल बना लें हम फटाफट से। पर उससे पहले मैं चाह रहा था स्प्रिंग में क्या होता है, क्लियर है? हाँ ठीक, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं फटाफट से। मैं स्प्रिंग में चाह रहा था भाई, सबने देखो हमारे यहां तो 2-3 सीजन होते हैं। पहला तेज गर्मी होती है, फिर बारिश हो जाती है, फिर ठंड आ जाती है, फिर क्या आ जाता है, फिर दोबारा से गर्मी आ जाती है। लेकिन नॉर्मली हम सीजन 4 मानते हैं। सीजन कौन से होते हैं बताओ भाई? सीजन कौन से होते हैं? सीजन कुछ बच्चे होंगे कहेंगे सर नेटफ्लिक्स पे सीजन आते हैं सीजन 1, 2, वो वाले नहीं भाई, ये वाले सीजन देखो। एक होता है विंटर, ठीक है, क्लियर? यहां पे लिखते रुको,
समर ले लेते हैं। एक होता है समर, समर के बाद आता है ऑटम, पतझड़ कहते हैं जिसे, जिसमें पत्तियां गिर जाती हैं। फिर आता है विंटर और फिर आता है स्प्रिंग। ये चीजें आती हैं आपके सामने बेटा, ये चीजें आती हैं, ये चीजें आपके सामने आती हैं। सबसे पहले समर आता है, समर के बाद ऑटम आता है, ऑटम के बाद विंटर आता है, विंटर के बाद स्प्रिंग आता है। ये चीजें आपके सामने आती हैं। अब सुन लो ध्यान से मैं क्या कहता हूं। यहां पे पत्तियां गिर गई, यहां पे लीफ फॉल हो गई, लीफ फॉल हो जाती है, यहां पे नई लीफ बनती है। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यहां पे नई लीफ बनती है, ठीक है। ये बेटा सीजन्स होते हैं। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि स्प्रिंग में क्या होता है, सुन लो ध्यान से। ये आपके पास एक प्लांट है, ये आप डायरेक्शन को लेके बता रहा हूं। ये आपके पास प्लांट है, ये इसकी रूट है, इस रूट में खाना स्टोर है, इस रूट में मेरे पास फूड स्टोर है, फूड स्टोर है। दूसरी चीज क्या है, अब इस पे कोई लीफ नहीं है, लीफ गिर गई है। लीफ क्या है, मेरे पास गिर गई है ऐसे, ठीक है। लीफ क्या है, मेरे पास गिर गई है। अब ये मेरे पास पाइप है, समझना, ये मेरे पास क्या है, पाइप है। क्लियर? ये मेरे पास क्या है, पाइप है। समझ लो इस चीज को, ये मेरे पास पाइप हो गया फ्लोएम का। अब मैं क्या करूंगा, सुनना ध्यान से, मैं फ्लोएम से खाने को री एक्सपोर्ट करूंगा, खाने को री एक्सपोर्ट करूंगा और यहां नई लीफ बनवाऊंगा। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बेटा, ऑटम में लीफ गिर गई, पतझड़ में सारी लीफ गिर गई, तो खाना मेरे पास रूट में स्टोर होता है थोड़ा बहुत, वो खाना वापसी री एक्सपोर्ट होता है ताकि नई लीफ बनवा सकें। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं कि इन स्प्रिंग सीजन, इन स्प्रिंग सीजन मेरे पास क्या होता है, इन स्प्रिंग सीजन मेरे पास क्या होगा बेटा, मेरे पास क्या होगा, जो फूड है, फूड इज री एक्सपोर्टेड, री एक्सपोर्टेड फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन। स्टोरेज ऑर्गन कौन सा है, जैसे कि रूट। तो रूट में से खाना वापसी मेरे पास जाएगा नई लीफ बनाने के लिए। आप खुद बताओ जरा, आपने देखा एक प्लांट पर कोई लीफ नहीं है, लेकिन जब स्प्रिंग आती है, बसंत आती है, तो वो दोबारा से लीफ बनाना स्टार्ट करता है। लीफ बनाने के लिए खाना चाहिए और लीफ फिर बाद में खाना बनाएगी। तो जो रूट में खाना था उसको स्टोर करके यहां लाकर देते हैं, नई लीफ बनती है। ये सीक्वेंस है, समझो इस बात को। ऐसे ही अगर खाना फ्रूट में होगा उसको भी निकाल सकते हैं। तो डिपेंड, आपको ये चीज समझनी है बेटा, समझो ध्यान से। क्लियर? ध्यान से सुनो बेटा, ये चीज आपको समझनी है, आपको ये चीज समझनी है कि हमारे पास स्प्रिंग सीजन में फूड इज री एक्सपोर्टेड फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन से, स्टोरेज ऑर्गन से खाने को री एक्सपोर्ट किया जाता है। री एक्सपोर्ट करने का मतलब यहां से निकालकर इसको ऊपर लेकर आते हैं। क्लियर है? बताओ बेटा, क्लियर है? तो यहां से खाने को ऊपर मूव करते हैं नई लीफ बनाने के लिए। ये कब होता है, स्प्रिंग सीजन में। ये चीज समझ आ रही है? स्प्रिंग सीजन में ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज को समझेंगे कि स्टोरेज ऑर्गन से खाने को हम मूव करते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है बेटा। हार्मोन्स दोनों हो सकता है, अगर जाइलम से जाएगा तो यूनी और फ्लोएम से जाएगा तो बाई डायरेक्शन। असल में क्या होता है, जब रूट में कोई हार्मोन बनता है उसे थोड़ा ऊपर ले जाना होता है तो जाइलम से ही कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी हार्मोन को ऊपर से नीचे लाना होगा तो उसे हम क्या करेंगे बेटा, उसे हम कहेंगे यूनि, मतलब उससे फिर क्या करेंगे, फ्लोएम से लाएंगे। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि कुछ हार्मोन स्ट्रिक्टली पोलर ट्रांसपोर्ट शो करते हैं। नाउ व्हाट इज पोलर ट्रांसपोर्ट? यूनी डायरेक्शनल। तो हार्मोन का यूनी और बाई डायरेक्शनल दोनों हो सकता है। कुछ हार्मोन का स्ट्रिक्टली यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। वो हार्मोन पर भी डिपेंड करता है किसका हो रहा है। क्लियर है बेटा? ठीक, आगे आ जाओ। अब सवाल यह है, व्हाट हैपेंस टू ओल्ड सनीसेंस लीफ। देखो इधर देखो, मेरे पास ये ओल्ड लीफ है, दिस इज ओल्ड लीफ। आपको मैं एक टर्म बताने जा रहा हूं, सनीसेंस क्या होता है। ये पढ़ लेना वर्ड बेटा, सनीसेंस। सनीसेंस का मतलब होता है ग्रो ओल्ड, बूढ़ा होना। लीफ बूढ़ी हो रही है, प्लांट बूढ़ा हो रहा है। और एब्सिशन का मतलब होता है अटैचमेंट, अलग होना, टूट के अलग होना। एब्सिशन होता है डिटैचमेंट, एब्सिशन होता है डिटैचमेंट। तो मेरे पास ये ओल्ड लीफ है, मेरे पास क्या है, ये ओल्ड लीफ है। आप समझ रहे हो ध्यान से, ये ओल्ड लीफ है। और मेरे पास ये यंग लीफ है,
ये मेरे पास क्या है, यंग लीफ है। तो हम यहां पर ये कहना चाह रहे हैं बेटा, हम यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो ओल्ड लीफ है, इस ओल्ड लीफ से मिनरल्स को मैं क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं यंग लीफ में, मूव कर रहा हूं किसमें, यंग लीफ में मूव कर रहा हूं। ऐसा कब होता है, और फ्लोएम के थ्रू करूंगा। मतलब क्या होगा, सुनो ध्यान से। ओल्ड लीफ मेरे पास क्या होगी, ये सेनेसेंस लीफ है, सेनेसेंट लीफ है, मतलब अब ये गिर जाएगी। तो हम क्या करते हैं, मिनरल्स को मूव कर देते हैं, मिनरल्स को मूव कर देते हैं, मूव फ्रॉम ओल्ड लीफ, ओल्ड लीफ से मिनरल को निकाल देते हैं। मैं आपको एक चीज पूछता हूं, आज मेरे को आंसर करना, मुझे आंसर बताना, क्या तेज हवा में लीफ गिरती है, हां या ना? क्या हवा रीजन है लीफ गिराने का? आंसर करो, देखें। तेज हवा में लीफ गिरती है? कुछ कहेंगे हां सर गिर जाती है। सिर्फ तेज हवा रीजन है लीफ गिराने का? जल्दी बताओ। नहीं, कुछ पढ़े हुए हैं मेरे से पहले के सुन लो ध्यान से बेटा। तेज हवा से लीफ गिरती तो है, ट्रू, पर सारी लीफ क्यों नहीं गिर जाती? जब बहुत तेज आंधी आती है सारी लीफ क्यों नहीं गिर जाती? रीजन सुन लो ध्यान से। जो ओल्ड लीफ होती है उसमें से हम मिनरल निकाल लेते हैं, मिनरल निकालने के बाद यहां एक लाइन बना देते हैं और इस लीफ की अटैचमेंट को वीक कर देते हैं। अब हमने क्या किया, इसके सारे मिनरल निकालकर इसमें ले गए या किसी और डिवाइडिंग रीजन पे ले गए। अब ये लीफ गिर जाएगी, समझो, इसका मतलब ये वीक हो चुकी है। हवा तो उसको सिर्फ वीक को गिरा रही है, सारी लीफ को नहीं गिरा सकती। तो मेरा पॉइंट ये है कि ओल्ड लीफ को गिरने से पहले उसमें से काम के मिनरल जो निकल सकते हैं उन्हें निकाल लो, उन्हें निकाल लो। उससे फायदा क्या होगा, मुझे सारे फिर नीचे से एब्जॉर्ब नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा, जब आप वो मिनरल निकालते हो तो क्या होता है, ये लीफ क्या हो जाती है, येलो हो जाती है। तो आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि फ्रॉम ओल्ड लीफ, फ्रॉम ओल्ड लीफ, क्लियर, हमने क्या किया, फ्रॉम ओल्ड लीफ मिनरल को हमने मूव कर दिया, मूव आउट टू ग्रोइंग रीजन लाइक यंग लीफ। आप समझ रहे हो, यंग लीफ, ग्रोइंग लीफ या ग्रोइंग रीजन। क्लियर, समझ आया बेटा? बिल्कुल सही बात है। ऐसा थोड़ी, नहीं तो आंधी से अगर लीफ गिर रही होती तो सारी गिरा दो, तो उसमें से मिनरल निकाल के यहां एक लाइन बन जाती है जिसे लाइन ऑफ एब्सिशन कहते हैं, जहां से ये लीफ गिर सकती है, वीक हो जाती है। हां, क्लियर, सही, बिल्कुल सही। तो बेटा ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं जो डीप कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ाते हैं। अब ये मान लो, ऐसा नहीं है कि ये आएगा नहीं, आ सकता, आपकी एनसीईआरटी में मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल दिखा रहा हूं मैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, एक सेकंड दो बस मुझे, एक सेकंड दो बेटा, एक सेकंड दो। क्लियर है? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ये हमने लीफ के लिए बता दिया, तो आपको मैंने दो चीज बता दी है। पहली बात सुन लो ध्यान से, इस बात से यह प्रूफ हो रहा है कि रूट से खाना वापसी लीफ के लिए आ सकता है, मतलब खाने की डायरेक्शन नीचे से ऊपर से नीचे भी हो सकती है, नीचे से ऊपर भी हो सकती है। इस बात से यह प्रूफ हो रहा है कि मिनरल अगर मुझे ओल्ड लीफ से यंग में मूव करने हैं तो मैं किसके थ्रू मूव करूंगा बेटा, फ्लोएम के थ्रू। ये कैसे करूंगा, फ्लोएम के थ्रू करूंगा, बाई फ्लोएम। तो क्या आप एक टेबल बनाने के लिए रेडी हैं? आ जाओ, एक टेबल बना लेते हैं आपके लिए। टेबल कुर्सी हम लोग बनाते रहेंगे आपके लिए, है ना। हाँ देखो बेटा, टेबल ये है, ध्यान सुनोगे, टेबल ये है, फीचर क्यों आ गया, टेबल बना लेते हैं बेटा आपके लिए, जल्दी देखो, चलो टेबल देखते हैं। टेबल में हम लिखेंगे न्यूट्रिएंट या टाइप ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का नाम लिख दें, ट्रांसपोर्ट थ्रू डायरेक्शन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। वैसे तो ये आपको खुद बनानी चाहिए, ठीक है, आज सिखा रहा हूं, बहुत सारी टेबल आप खुद बनाओगे, है ना। आज मैं सिखा रहा हूं, कल से तुम सारे बड़े ही हो जाना, खुद से टेबल बनाना, ठीक है, क्लियर। चलो देख लेते हैं।
चलो सबसे पहले पानी, पानी का ट्रांसपोर्ट जाइलम से, डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल, ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, बताओ जल्दी जल्दी बोलो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जल्दी बोलो जल्दी जल्दी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, शाबाश, है ना। सेकंड मिनरल, मिनरल जाइलम से भी होगा, फ्लोएम से भी होगा। 1.0 वाले कुछ मान बच्चे होंगे, सर ने हमारे यहां टेबल नहीं बनाई, तो यहां देख ले भाई क्या हो गया, ऐसा थोड़ी है, टॉपिक वही पढ़ा रहा हूं, टॉपिक अलग नहीं पढ़ाता मैं। सारे बैचों को ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम मान लो 2 अलग अलग बैच हैं तो उनको कुछ पढ़ा दे तुम्हें कुछ पढ़ा दे। सारे बच्चे हमारे अपने बच्चे होते हैं, अगर आप इस चीज को समझ सको, हम एक ही जैसा मतलब वैसा ही पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे। हाँ, पढ़ाते वक्त फ्लो अलग हो सकता है। आ जाओ भाई, इसमें क्या कर सकते हैं, जाइलम फ्लोएम हम लोग लिख सकते हैं, इफ फ्रॉम जाइलम यूनिडायरेक्शनल और फ्लोएम के थ्रू मल्टी इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, बहुत ही बढ़िया, इनऑर्गेनिक NO3 माइनस, ऑर्गेनिक अमीनो एसिड, यह बात आपके दिमाग में बैठ गई, बहुत अच्छा। वाटर मिनरल, फूड, फूड को मैंने क्या लिखा, फूड बेटा फ्लोएम से जाता है, मल्टी डायरेक्शनल लिख दो। और सुक्रोज है ऑर्गेनिक, किसकी बात कर रहे हैं, सुक्रोज की। सुक्रोज याद करो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। फूड के बाद हार्मोन, जाइलम फ्लोएम दोनों, सम स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल, स्ट्रिक्टली पोलर लिखा हुआ है, पोलर का मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लोएम से हो सकता है ऊपर नीचे मूव कर जाए, पर ये क्या होगा बेटा, ऑर्गेनिक है, और ये क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें, बढ़िया लग रही है टेबल, हाँ भाई टेबल बढ़िया लग रही है, सिखा दी ऐसी टेबल खूब बनानी है आपने, खूब बनाओ ऐसी टेबल, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा ये, है ना, पूरा पेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, टेबल ही टेबल बनाएंगे, है ना। हाँ, फर्नीचर की दुकान बना देंगे कॉपी को, ठीक है। चलो हाँ, आ जाओ भाई, ट्रांसपोर्ट का मोड, ट्रांसपोर्ट का मोड, आओ जल्दी आओ, ट्रांसपोर्ट का मोड बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के मोड की बात कर रहे हैं भाई, जल्दी देखो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे बात कर रहे हैं भाई। देखो मैं आप को एक चीज क्लियर करता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे, अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि हमें लाइव में दिक्कत है तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, ये वाला लेक्चर भी देख सकते हो। 1.0 का कंटेंट मतलब लगभग सेम है, लगभग मतलब 100% ही सेम है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है ना, ठीक है। दोनों में से कोई भी देखो, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, बस ध्यान रखना, ठीक है। हाँ आ जाओ भाई, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाओ। हमारे पास 2 तरह के ट्रांसपोर्ट के तरीके होते हैं। देखो मुझे क्या समझ में आया, मुझे समझ में आया पानी मूव करना है, खाना मूव करना है, मिनरल मूव करने हैं और हार्मोन मूव करने हैं। इनको मूव कैसे करना होता है, हो सकता है मुझे रूट से लेकर लीफ में ले जाना हो, और हो सकता है मुझे एक सेल से दूसरे सेल में ले जाना हो। तो मेरे पास 2 तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को कहते हैं कम दूरी का ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जिसका अनुवाद है, हिंदी अनुवाद है कम दूरी का ट्रांसपोर्ट, दैट इज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और फिर मेरे पास लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ये दोनों है बेटा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्लियर है, ये चीज समझना ध्यान से, ये चीज समझना। तो ये चीज आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए, ये चीज आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या है, आपको ये समझ में आना चाहिए। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब कम दूरी का, कम दूरी का मतलब जैसे समझ लो ये सेल है, ये सेल है और ये सेल है, एक सेल से दूसरे सेल में जाना, कम दूरी का क्या मतलब है, सेल टू सेल जाना, समझ रहे हो, एक सेल से दूसरे सेल में जाना, इसे कम दूरी का ट्रांसपोर्ट कहते हैं।
दूसरा, सेल के अंदर मूव करना। देख लो ये चीज, मान लो ये तो सेल टू सेल हो गया ना, तो शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। पहला, सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल में जाना। दूसरा, विद इन सेल मूवमेंट, सेल के अंदर की मूवमेंट। विद इन सेल का मतलब होता है सेल के अंदर की मूवमेंट। तीसरा, कोई चीज सेल के अंदर एंटर करे या सेल में से बाहर जाए। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो मैं लिख सकता हूं, या थर्ड ही लिख सकते हैं, एंट्री और एग्जिट फ्रॉम सेल। कोई चीज सेल के अंदर जाए या बाहर जाए, उसे हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं। आप देख लो इस बात को, ये एंट्री हो गया और ये एग्जिट हो गया। क्लियर है? ये एंट्री तो हम कैसे जा रहे हैं, सेल से सेल जा रहे हैं, ठीक है, ये और ये। क्लियर? यहां तक समझना इस बात को, इस चीज को क्लियर समझे आप ध्यान से, ठीक है। तो आपके सामने है बेटा, मीनिंग क्या है, सेल टू सेल, ठीक है, विद इन सेल मूवमेंट, एंट्री और एग्जिट फ्रॉम सेल, ठीक है। तो हम एक सेल से दूसरे सेल पे जा रहे हैं, हम यहां से ऐसे एंटर कर रहे हैं और यहां से बाहर जा रहे हैं। आप समझो ध्यान से। तो मैं यहां पर बिल्कुल कह रहा हूं, हम सेल से सेल जा रहे हैं, एक सेल के अंदर मूव कर रहे हैं। आप समझो ध्यान से, सेल टू सेल मूवमेंट कर रहे हैं, विद इन सेल मूवमेंट कर रहे हैं और एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं फ्रॉम सेल से। मतलब सेल के अंदर गए और सेल के बाहर गए। क्लियर है? ये चीज हो गई। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इसे शॉर्ट डिस्टेंस कहते हैं। ये करेंगे कैसे वो बता रहा हूं, पर कम दूरी का मतलब यही होता है। लॉन्ग डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, देखो, पानी जड़ में गया और यहां से रूट से ऊपर पानी का मूव करना। तो जब मेरे पास पॉइंट ऑफ एंट्री, पानी यहां एंटर किया और यहां से ऊपर गया, यहां ट्रांसपिरेशन हो रही है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ एंट्री और पॉइंट ऑफ यूज, जैसे खाना यहां बना, यहां से यहां आया, तो अगर मैं कहूंगा कि पॉइंट ऑफ एंट्री एंड पॉइंट ऑफ यूज इज फार अपार्ट, एक दूसरे से क्या है, फार अपार्ट है, उसको मैंने क्या बोल दिया, तो पॉइंट ऑफ एंट्री एंड पॉइंट ऑफ यूज इज फार अपार्ट, उसको मैंने क्या बोल दिया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोल दिया। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोल दिया। आप समझे ध्यान से, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोल दिया। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि पॉइंट ऑफ एंट्री, पानी की एंट्री और उसका ऐसे बाहर निकलना, इनमें बड़ा दूरी है, इसे लॉन्ग डिस्टेंस बोल दिया। अब आप देखो जरा, लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब तो समझ आ गया। कम दूरी का मतलब एक सेल से दूसरे सेल में जाना, सेल में एंटर करना। और क्या मतलब हो गया, आप समझ रहे, एक सेल से दूसरे सेल में जाना, सेल में एंटर करना, एग्जिट करना, इसे हमने क्या बोल दिया, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोल दिया। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का क्या मीनिंग है, आप समझो, पॉइंट ऑफ एंट्री एंड पॉइंट ऑफ यूज एक दूसरे से बहुत ज्यादा अपार्ट है, फार अपार्ट है। आप समझ रहे हैं, इसे हमने क्या बोला है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोला है। क्लियर हो गई बात, इसे हमने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोला है। आप समझो। अब जरा ये होता कैसे है, देखो, अगर मैं आपसे कहूं शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस होता कैसे, हाउ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अकर, मीनिंग तो बता दिया, हाउ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अकर, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, अकर कैसे होगा, ए डिफ्यूजन, जिसको मैं नाम एक और देता हूं सिंपल डिफ्यूजन। मैं इन शॉर्ट आपको लिखकर बताऊंगा एसडी समझ में आता है, एसडी। दूसरा शॉर्ट डिस्टेंस का तरीका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसको भी पढ़ेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसके बारे में पढ़ेंगे, दिस इज एफडी। तीसरा तरीका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और चौथा तरीका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इन सबके बारे में डिटेल में पढ़ना है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, सब इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो मैंने क्या क्या बताया, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। डन हो गया ये, डन, क्लियर है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, जल्दी क्लियर, देखो जल्दी से, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस कैसे करेंगे, इट अकर
इट अकर बाई जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, इट अकर बाई जाइलम एंड फ्लोएम। ये किसके थ्रू होता है? जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। क्लियर? इट अकर बाई जाइलम एंड फ्लोएम, ये किसके थ्रू होगा? जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? ध्यान सुनेंगे। इट अकर बाई जाइलम एंड फ्लोएम, इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ये डायरेक्ट टर्म आ जाएगी बेटा, ट्रांसलोकेशन डायरेक्टली आ जाएगा। अगर जाइलम फ्लोएम से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। तो आपको मैंने ये बता दिया कि शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है। मान लो ये सेल होता तो सेल के अंदर मूवमेंट, सेल के अंदर एंट्री, सेल से बाहर जाना और सेल टू सेल जाना, जो प्लाज्मोडेस्माटा से हम जा सकते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पता आपको तो देख लो क्या होता है। जैसे ये दो प्लांट सेल हैं, इस प्लांट सेल और इस वाले प्लांट सेल के बीच में ये जो जगह है जहां से साइटोप्लाज्म कलेक्ट है, इसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। जहां पे ये दो प्लांट के साइटोप्लाज्म आपस में जुड़े हुए हैं, इसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? क्लियर है? हाँ, मास फ्लो, बल्क फ्लो हम पढ़ेंगे। क्लियर? फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल। बच्चे देख मेरी बात सुन, फ्लोएम जो है मल्टी डायरेक्शनल होती है और कहीं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है फ्लोएम से। ठीक है? क्लियर? बेटा आपको टेलीग्राम ग्रुप वगैरह मैसेज आए होंगे, वहां पे आप ज्वाइन करना ना। आप ऐसे यहां मैसेज मत करो, इसमें अपने नंबर वगैरह मैसेज मत करो। पहला तो आप मैसेज कर ही क्यों रहे हो अपने नंबर? पढ़ाई पे फोकस करो ना, आपको तो मास्टर से काम होना चाहिए। ठीक है, जरा एक बार एनसीईआरटी भी देख ले। प्लाज्मोडेस्माटा बताया तो बेटा आपको, देखो ना, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ये जो साइटोप्लाज्म का कनेक्शन बनता है ना, इसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ऑस्मोसिस नहीं पढ़ाया? चलो एक बार जरा एनसीईआरटी क्या कहती है आपसे देखो। एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा? एनसीईआरटी 7 करेंगे चैप्टर की। देखो, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर रीचेज द टॉप ऑफ टॉल ट्री? क्या आपने ऐसा सोचा कि पानी के मतलब पानी सबसे टॉप पर कैसे जाता? हम ये सब नहीं सोचते, हम तो ये सोचते हैं नीट में कैसे सिलेक्शन होगा ना। काम की चीज भी सोच लिया करो। फॉर दैट मैटर एंड वाई सब्सटेंस मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाता है? ऑल सब्सटेंस मूव इन अ सिमिलर वे, क्या सबकी डायरेक्शन सेम है, एक ही तरीके से मूव करिए? सब सोचा क्या? ठीक है। वेदर एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए? तो देखो प्लांट के लिए क्या कह रहा है, प्लांट नीड टू मूव मॉलिक्यूल ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। प्लांट में बहुत लंबी दूरी तक ले जाना पड़ता है, एनिमल्स में नहीं ले जाना पड़ता। दे ऑल्सो डू नॉट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लेस। किसकी बात कर रहा है? प्लांट की। प्लांट में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। वाटर टेकन अप बाय द रूट हैज टू रीच ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, है ना। वाटर टेकन अप बाय द रूट, सही है, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट अप टू वेरी टिप ऑफ ग्रोइंग स्टेम। द फोटोसिंथेसिस और फूड सिंथेसाइज बाय लीफ ऑल्सो टू बी मूव। देख रहे हो, देखो क्या कह रहा है, वाटर टेकन अप बाय द रूट, उसको सारे पार्ट पे पहुंचाना है। अप टू वेरी टिप मतलब ऊपर तक, लास्ट पार्ट तक पहुंचाना है। ठीक है। द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सुक्रोज। और फूड सिंथेसाइज बाय द लीफ हैव टू बी मूव टू ऑल पार्ट इंक्लूडिंग टिप वगैरह पे ले जाना है। तो मूवमेंट सर्कुलेटरी सिस्टम तो है नहीं, ठीक है, ये रहा, है ना। हमें कहां ले जाना है? देख रहे हो, खाने को कहां ले जाना है? बहुत दूर तक ले जाना है, कहां कहां रूट में ले जाना है, ये सारा। तो मूवमेंट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंस, देखो अब इसने बताया शॉर्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, देखो ये बताया, ए विद इन सेल, अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम सेल टू सेल। मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, कोई लाइन आपको समझ नहीं आई उसमें हेल्प कर रहा हूं। एनसीईआरटी आपको खुद भी रीड करनी है बेटा, आप समझो। कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि यार ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों को मिसकंसेप्शन हो जाती है कि यार कि मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट लाइन बता दूंगा, ऐसा नहीं होता। मैं आपको जो बता रहा हूं ये सारा सिर्फ जस्ट आपको पढ़ना सिखा रहा हूं कि आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है। सेल टू सेल, विद इन द, देख रहे हो क्या बोला हुआ है, विद इन द सेल
अक्रॉस द मेम्ब्रेन और फ्रॉम सेल टू सेल। देख रहे हो, यही बताया था ना अभी आपको, देखो यही बताया आपको, विद इन सेल, अक्रॉस द मेम्ब्रेन और सेल टू सेल विद इन द टिश्यू। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को समझने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ हमारी बेसिक नॉलेज यूज करेंगे प्लांट के स्ट्रक्चर वगैरह की, एनाटॉमी की मैं आपको बताऊंगा। वी ऑल्सो नीड टू रिविजिट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफ्यूजन, जो हमने केमिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस वी नीड फर्स्ट टू डिफाइन। अब यहां से ये क्या बता रहा है कि जब हम बात करेंगे कि कैसे मूव करना है, आप समझो ध्यान से, क्लियर। आपको अगर मैं बताऊं, when we talk of the movement of substance we need to first define what kind of movement we are talking about। हमें यह भी बताना पड़ेगा कि हम किन चीजों की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो what substance we are looking at, हम किन चीजों की बात कर रहे हैं, किन सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। इन अ फ्लावरिंग प्लांट हम किसकी बात करते हैं बेटा, देखो मैंने कहा था ना 4 चीजों का ट्रांसपोर्ट करते हैं। देखो आपको नोट्स आप प्रॉपर बना रहे हो, आप एनसीईआरटी की लाइनों के अंदर से नोट्स बना रहे हो, देख रहे हो, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक, है ना, एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब हार्मोन। तो ये देख रहे हो, ये आपने लिखा था ना, इन चीजों का ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड ओवर स्मॉल डिस्टेंस सबसे मूव बाई, कैसे कैसे, स्मॉल डिस्टेंस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, डिफ्यूजन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सारा हो गया। और लॉन्ग डिस्टेंस कैसे होगा, वास्कुलर सिस्टम से, जिसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है? क्लियर बेटा, एनसीईआरटी आपको एक एक लाइन समझ आएगी। मैं सारी डीप लाइन में कोई लाइनें स्किप नहीं कर रहा हूं, आप समझो ध्यान से। आप ये चीज हमेशा याद रखना, मैं एनसीईआरटी की हो सकता है कोई लाइन छोड़ दे और वो नीट में आ जाए, इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं 99% तो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। मैं आपको भी रीड करने के लिए कहता हूं ताकि वो 1% भी कमी ना रह जाए। पेपर इस बार आसान था, मुश्किल आएगा तो भी आप कर पाओगे। आपने मेरे दिए हुए असाइनमेंट बहुत बच्चों ने किए थे, उनको तो ऐसा लग रहा था यार इतना आसान पेपर क्यों आ गया, ठीक है। मुश्किल आएगा तो आप और एडवांटेज में होगे, आपको डीप एनसीईआरटी आती है, आप समझो इस चीज को। क्लियर है? हाँ, आप देखो ये सारी चीजें हमने लिखी है ना नोट्स में भी। क्लियर बेटा? ठीक, आगे आ जाओ। अब आओ बेटा, हैंड रिटन नोट्स नए बना रहा हूं आपके लिए, मेरा प्रॉमिस है। मैं वही चीज आपको कल बताने वाला था, अब मैं आपको हैंड रिटन नोट्स नए बना रहा हूं बिल्कुल, ठीक है, खुद से लिख के, ताकि आपकी ये टेंशन भी खत्म हो जाए नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है। वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ और मुझे कोई बाई चांस मैं कहीं घूम रहा हूं, मतलब किसी जगह पे हूं और मुझे वो मिल गया बच्चा, मैं उसकी कुटाई भी कर सकता हूं। ध्यान से सुनना कि अगर वो घूमता मिल गया, मुझे कहा कि मैं यकीन बैच में हूं और आपसे पढ़ता हूं, पर यहां क्या कर रहा है, ऐसे पिटाई कर दूंगा मैं किसी दिन, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी जान लगा दूंगा, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्लियर है? सही है? समझ आ रहा है ये चीज बेटा? ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, मतलब जाइलम फ्लोएम से अगर आप लंबी दूरी का ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, वास्कुलर सिस्टम मतलब जाइलम फ्लोएम। सप्लीमेंटेड का मतलब हेल्प बाय, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है उसको हेल्प करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या हम उस चीज को अभी आगे देखेंगे। क्लियर? हां, क्लियर है? अब आ जाओ। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट नीड टू बी कंसिडर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। मुझे डायरेक्शन की बात करना है ट्रांसपोर्ट की, क्या है वो? इन रूटेड प्लांट ट्रांसपोर्ट इन जाइलम ऑफ वाटर एंड मिनरल इज एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल। रूटेड प्लांट में ट्रांसपोर्ट किसका, ट्रांसपोर्ट और इन जाइलम एंड ट्रांसपोर्ट और मिनरल जो है वो एसेंशियली क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। फ्रॉम रूट टू स्टेम, रूट से स्टेम होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मुझे ध्यान रखना है। देखो डायरेक्शन की बात कर रहा है, जाइलम से ट्रांसपोर्ट कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है, और रूट से स्टेम जाता है। ऑर्गेनिक और मिनरल, देख रहे हो, ऑर्गेनिक मिनरल का ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है, लिखा हुआ है मल्टी डायरेक्शनल, फ्लोएम से भी हो सकता है। आगे देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन फोटोसिंथेटिक लीफ, जो लीफ में खाना बना है उसको कहां ले जाते हैं,
सारे पार्ट में ले जाते हैं, इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन। व्हाट इज स्टोरेज ऑर्गन? रूट्स कैन स्टोर फूड। आपको समझ आ रहा है? रूट्स कैन स्टोर फूड एंड ऑल्सो मेरे पास फ्रूट उसमें ले जा सकती है। सारा पढ़ा दिया। फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन दे कैन बी री एक्सपोर्टेड, जरूरत पड़ने पर उन्हें वापसी निकाल सकते हैं, री एक्सपोर्टेड। ये भी पढ़ाया आपको। द मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय द रूट्स। मिनरल कौन लेगा? रूट्स लेगा एंड ट्रांसपोर्ट करेंगे अपवर्ड इनटू स्टेम, लीफ एंड ग्रोइंग रीजन। कहां चाहिए मिनरल भाई? ग्रोइंग रीजन पर चाहिए, डिवाइडिंग सेल्स पे चाहिए। When any plant part undergoes senescence, senescence समझ आता है? जैसे मैंने कहा था ना, ओल्ड लीफ गिरने वाली है, न्यूट्रिएंट्स में बी विड्रॉन, हम न्यूट्रिएंट्स निकाल सकते हैं एंड मूव टू द ग्रोइंग पार्ट, वहां से निकालकर उस जगह भेज सकते हैं। जैसे यंग लीफ, उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रोइंग पार्ट। हार्मोन और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड अदर केमिकल सिग्नल, देख रहे हो, हार्मोन्स को भी मूव करते हैं, लेकिन कितने अमाउंट में? वेरी स्मॉल अमाउंट में। सम टाइम इन अ स्ट्रिक्टली पोलराइज और यूनिडायरेक्शनल मैनर, बहुत ज्यादा पोलराइज और यूनिडायरेक्शनल मैनर में ट्रांसपोर्ट करते हैं। स्ट्रिक्टली पोलराइज क्या होता है? सिंगल डायरेक्शन में करते हैं पर कम अमाउंट करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक है, कोई चीज कहीं जा रही है, कोई चीज कहीं जा रही है, एक कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक है। आपके पहला पेज और सेकंड पेज की एनसीईआरटी की सारी लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम यहां से सिंपल डिफ्यूजन पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो लिख दो, मैं आपको बता देता हूं। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। बेटा मिनरल कहां जाएगा मुझे बता? मिनरल जाइलम से ऊपर ही तो जाएगा। जो लिखते हैं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, बेटा कोई बात नहीं, पढ़ेगा नहीं तो 4 अटेम्प्ट में भी नहीं होने का। बढ़िया पढ़ ले, पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा। इस बात को आप में से कुछ अब एग्री भी करेंगे। मैं लास्ट ईयर कई बार समझाया, टेस्ट दो, टेस्ट दो, टेस्ट देना है, टेस्ट देना है चाहिए। अपनी सेल्फ प्लानिंग मत किया करो, मास्टर की बात मानो। ठीक है। स्टोरेज ऑर्गन बेटा रूट और फ्रूट। बेटा ट्रांसलोकेशन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, वो एक्टिव नहीं हो सकता, बहुत एनर्जी नहीं खर्च कर सकते। ठीक है, चलें आगे। हाँ, स्ट्रिक्टली पोलर का मतलब प्लाज्मोडेस्मेटा। मेरी बात सुन, दो प्लांट सेल के बीच में कनेक्शन होता है, उसे प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। इतना याद रख, स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा सेल वाले चैप्टर में। बेटा कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक दिख नहीं रहा? मिनरल ऊपर जा रहे हैं, खाना नीचे आ रहा है, कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक है। क्लियर? चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आगे चल रहे हैं हम लोग, चलें आगे। चलिए अब हम सिंपल डिफ्यूजन पढ़ने वाले हैं। बेटा देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, ये चीज पढ़नी थी हमने। देखो इधर देखो बेटा, ध्यान दो, हम ये पढ़ रहे थे बेटा। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग पढ़ाऊंगा, अभी बाकी है, उसके लिए मत परेशान हो। वाटर फोन से जाता है, फोन से कैसे जाएगा? हट बेटा अगर आप मेरे से ये कहोगे कि सर इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर दो, एक बच्चे ने लिखा, बेटा तू सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ेगा तो वहां इंपॉर्टेंट याद आएगा। मेरी बात तूने सुनी नहीं ध्यान से। मैंने तेरे को बताया है कि नीट में इस साल क्वेश्चन आ गया था, ई क्या होता है। हम लिखते ना एक इक्वेशन, देख एक क्वेश्चन आता है, हम लोगों ने लिखा हुआ था, ध्यान से सुनना। हमने लिखा हुआ है कि dn अपॉन dt, एक इक्वेशन थी ना ये वाला। मान लो W0 इज इक्वल टू WT इज इक्वल टू W0 e की पावर RT। एक इक्वेशन ये है आपके पास, इसमें E क्या होता है ये पूछ लिया था। अब ये तो बहुत बेसिक सा मैथ का क्वेश्चन है, पर अगर मैं इसको मार्क नहीं करता, नॉर्मली मैं नहीं करता, क्योंकि E कौन पूछता है यार, लेकिन इस साल पूछ लिया। फिर तुम कहोगे सर आपने इंपॉर्टेंट मार्क करा, उसमें से आया नहीं। सारी लाइनें पढ़ो ना, क्यों परेशान हो रहे हो? रीड तो सारी करनी है। जब रीड रख, देखो आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट समझ लेने बहुत डीप में। एनसीईआरटी की लाइनें याद रखो, पैसिव मेमोरी में चली जाएगी, पढ़ते ही याद आएगा आपको। क्लियर है? हां समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा पूरी रट लो, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं, इंपॉसिबल है।
मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आप समझ लो बढ़िया से, जब आप रीड करोगे 2-3 बार तो आपके दिमाग में वो आ जाएगा एग्जाम में याद, है ना। अब ये अब आज ई पूछ दिया, मैं कहूंगा ई याद कर लो, कल को कोई टर्म और लिखी होगी, मैं कहूंगा यार ये भी याद करो, ऐसे थोड़ी होता है, पहले ही कर लो ना, एग्जाम में आने के बाद कौन करता है, ठीक है। हाँ बेटा, मेरा काम आपको सारा पढ़ाना है, टुकड़ों में कैसे पढ़ा दूं आपको, आ जाएगा, आप फंस जाओगे। जिस साल 2018 में डायरेक्शंस के क्वेश्चन आए थे, बच्चों ने गलत किए थे क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन नहीं पढ़ी। मैं आपको कल दिखाऊंगा डायरेक्शन के क्वेश्चन, ठीक है, कल आप डायरेक्शन के क्वेश्चन देखना जो नीट में आया था। आ जाओ, सिंपल डिफ्यूजन पढ़ा रहा हूं। सिंपल डिफ्यूजन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का पहला तरीका है, पहले सुन लो ध्यान से, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक। सिंपल डिफ्यूजन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का पहला तरीका है। मैं क्या क्या पॉइंट बोलने वाला हूं सुनना ध्यान से। सिंपल डिफ्यूजन एक अकेला मेथड है गैसियस ट्रांसपोर्ट का, प्लांट में गैसेस मूवमेंट का एक अकेला तरीका है। क्या है सिंपल डिफ्यूजन? तो सिंपल डिफ्यूजन एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। क्लियर? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, आप समझ लो ध्यान से, ठीक है, क्लियर? हां बेटा, आप ये चीज ध्यान रखो कि आपको सलाह भी तो सही लेनी है हमसे। मान लो मैं आपको छोटा छोटा करा दूंगी, बेटा ये से आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है ना। मान लो किसके, मुझे एक चीज बताना, आपने सबके शॉर्ट नोट्स देखे होंगे कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी ने ई भी लिखा हुआ था, बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम। वो 4 नंबर का है क्वेश्चन, 4 नंबर पे 4000 बच्चे पार हो जाएंगे। आप समझ नहीं रहे हो अभी भी इस बात को? तो प्लीज आप उस बच्चे से पूछो, उसके मन से पूछो जिसके 590 आ रखे हैं, उसको ऐसा लग रहा होगा 4 और होते तो शायद में सेफ होता, या जिसके 596 आ रहे होंगे, ठीक है, क्लियर? हां, आ जाओ, सिंपल डिफ्यूजन देखो। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांस मतलब क्या होता है, देखो, इट अकर फॉर गैसेस एंड लिक्विड, दोनों के लिए होता है। पहले सिंपल डिफ्यूजन का मतलब समझो। मैंने ये बीकर बना दिया, इस बीकर में मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स बना दिए, ठीक है, क्लियर? हां, सही है, मैंने कुछ बीकर में मॉलिक्यूल्स बना दिए, ऐसे ये मॉलिक्यूल्स बना दिए, ये मान लो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। आप देखना ध्यान से, यहां भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, यहां कम है, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं लो कंसंट्रेशन है। लो कंसंट्रेशन मतलब इसका अमाउंट कम है। यहां पर हाई कंसंट्रेशन है, यहां पर क्या है? हाई कंसंट्रेशन है। बेटा हमारा काम आपको अच्छा पढ़ाना है ना, आप समझो ध्यान से, वो नहीं कराना कि आपको जल्दी जल्दी में कुछ करा दे, नहीं। देखो इधर, यहां पर मेरे पास ये हाई कंसंट्रेशन है, ये लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। मैं यहां से यहां चीज को, देखो मेरी बात सुनो, ये मॉलिक्यूल्स है मान लो पानी के, इनमें रैंडम मोशन हो रही है, ये यहां जा रहा है, ये मॉलिक्यूल यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, तो मेरे पास मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन है। तो सबसे पहले ये समझो कि मेरे पास डिफ्यूजन क्या होता है, ये लिक्विड और गैस में होता है। इसमें मेरे पास क्या होती है? रैंडम मोशन होती है, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। मॉलिक्यूल्स की मेरे पास कैसी मोशन होती है? रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो रैंडम मोशन होती है किसकी? मॉलिक्यूल्स की। रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर, क्लियर है? रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर, आप समझो इस बात को। तो मेरे पास क्या होता है? रैंडम मोशन होती है किसकी? मॉलिक्यूल्स की, रैंडमली मूव करते हैं, कोई यहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, पर नेट डायरेक्शन कहां होती है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो। तो रैंडम मॉलिक्यूल होती है, मोशन होती है, उसके बाद नेट डायरेक्शन। नेट का मतलब होता है एक्चुअल डायरेक्शन कहां होती है? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो। यह चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो हो गई,
क्लियर है? तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने कहा कि मेरे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के हो सकते हैं, पानी के हो सकते हैं, इनकी रैंडम मोशन होती है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। ये रैंडम मोशन ही रिस्पॉन्सिबल है ऑस्मोसिस के लिए, इन सब के लिए। तो ये रैंडम मोशन होती है, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है, रैंडम मोशन होती है। पर नेट डायरेक्शन कहां होगी? जहां ज्यादा मॉलिक्यूल है वहां से कम की तरफ। अब आपको क्या क्या बात ध्यान रखनी है, देखो इस सिंपल डिफ्यूजन के क्या फीचर होते हैं। पहला, सिंपल डिफ्यूजन का फीचर यह है, इट अकर फॉर गैसेस एंड लिक्विड। ये गैस के लिए होता है और लिक्विड के लिए होता है। दूसरा, ये प्रोसेस रैंडम होता है, रैंडम होता है। तीसरा सुनना, ये प्रोसेस पैसिव होता है, इसमें एनर्जी नहीं लगती। ये मॉलिक्यूल्स की अपनी एनर्जी है रैंडम मोशन की, इसमें कोई एनर्जी बाहर से नहीं देनी पड़ती। तीसरा क्या हो गया बेटा? तीसरा हो गया, ये क्या होता है? पैसिव होता है। आपको समझ आ रही है? तो जरा मैं फीचर्स लिखता हूं सिंपल डिफ्यूजन के। पहला लिखा इट अकर फॉर गैस एंड लिक्विड, गैस और लिक्विड के लिए होगा। पहला फीचर ये लिखा। दूसरा फीचर ये लिखा, इट इज रैंडम मोशन, इट इज रैंडम है। कैसी मोशन है? रैंडम मोशन है। तीसरा लिखा, नेट डायरेक्शन अकर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो मेरे पास हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर नेट डायरेक्शन की बात करी हमने, नेट डायरेक्शन की बात करी। समझना इस बात को। क्लियर हो गई बात? हमने नेट डायरेक्शन की बात करी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर। क्लियर है? ठीक है, तो मैंने कहा ये एक रैंडम मोशन है। मैंने कहा नेट डायरेक्शन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। थर्ड मैंने क्या बोला है, सुनना ध्यान से। फोर्थ मैं कहूंगा नॉट रिक्वायर एनर्जी, इसमें कोई ऊर्जा नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर एनर्जी। अगर आपके दिमाग में आए ये मॉलिक्यूल्स कैसे मूव कर रहे हैं, इनकी अपनी रैंडम, अपनी इनबिल्ड एनर्जी नहीं चाहिए, इसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी ने लिखा है, ये सॉलिड का नहीं होता। सिंपल डिफ्यूजन सॉलिड का नहीं होता, सॉलिड में होता है। नॉट अकर फॉर सॉलिड, सॉलिड का सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता, मतलब कोई सॉलिड चीज डिफ्यूज नहीं होती। पर अगर मान लो आपके पास कोई सॉलिड सरफेस है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था ना कि सॉलिड सरफेस पर गैस अंदर डिफ्यूज कर सकती है, तो सॉलिड में होता है, सॉलिड का नहीं होता। नॉट अकर फॉर सॉलिड बट अकर इनसाइड सॉलिड, अकर इनसाइड सॉलिड, सॉलिड के अंदर होगा, सॉलिड का नहीं होगा, सॉलिड में होगा। ये भी लिख रही है एनसीईआरटी में लाइन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम। मेरी बात सुनो ध्यान से। ये एक सेल है, ये आपके पास सेल है। सेल कैसा सिस्टम है? लिविंग सिस्टम है, जिंदा सिस्टम है। बहुत सही। ये आपके पास ध्यान से सुने, सेल एक लिविंग सिस्टम है। सेल एक क्या है? लिविंग सिस्टम। ये मेरे पास एक नॉन लिविंग सिस्टम है। दिस इज नॉन लिविंग सिस्टम। बीकर मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं? बीकर मान लेते हैं। बीकर मान लेते हैं, ठीक है, बीकर मान लेते हैं। तो मेरे पास ये बीकर है, ठीक है, ये लिविंग सिस्टम है, ये बीकर है, ठीक है। तो मेरे पास समझना इस बात को, ये मॉलिक्यूल्स यहां से यहां डिफ्यूज करें, ऐसे यहां से यहां। देखो सेल एक लिविंग सिस्टम है, समझना इस बात को, सेल एक लिविंग सिस्टम है। मान लो यहां ग्लूकोज के 10 मॉलिक्यूल हैं, यहां ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो ये यहां डिफ्यूज कर गया। यहां भी ग्लूकोज के 10 मॉलिक्यूल हैं, ग्लूकोज है, और यहां ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल हैं। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि सिंपल डिफ्यूजन
सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। मान लो इसके बीच में जो साइटोप्लाज्म है वैसा ही पानी इसमें ले लो, यहां 10 ग्लूकोज है यहां 2 हैं, यहां 10 ग्लूकोज है यहां 2 हैं, तो सेम रेट से डिफ्यूज कर जाएगा। इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह के सिस्टम में हो रहा है, सभी तरह के सिस्टम में एक तरीके से डिफ्यूज करेगा। ये डिपेंड नहीं करता टाइप ऑफ सिस्टम पे। लिखिए लाइन ये भी, नॉट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सिस्टम, इस बात पर डिपेंड नहीं करता। आ रही है बात समझ? तो ये फीचर है सिंपल डिफ्यूजन के। पहला, गैस और लिक्विड के लिए होगा, रैंडम होता है। डायरेक्शन कहां होती है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। इसको एनर्जी नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या लिखते हैं? पैसिव। नॉट अकर फॉर सॉलिड, किसके लिए नहीं होगा? सॉलिड के लिए नहीं होगा, सॉलिड के इनसाइड होगा। नॉट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम के टाइप पे डिपेंड नहीं। बताया ना, लिविंग सिस्टम ले लो या बीकर ले लो, अगर कंसंट्रेशन में सेम अंतर है तो सेम स्पीड से हो जाएगा। क्लियर है बेटा? आ गया समझ? हाँ, नेट खत्म होने वाला, ये तो बहुत खतरनाक बात है। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे आ गए आज घूमने। ठीक है, क्लियर है? बैच को अपने हिसाब से मूव करो और पढ़ाई करना जरूरी है। क्लियर हो गया? हाँ यार, प्लाज्मोडेस्माटा के पीछे क्यों पड़ा है भाई तू? इधर देख, तुझे प्लाज्मोडेस्माटा बता देता हूं। ले भाई, ये देख, एक सेल है प्लांट का, ये दूसरा प्लांट का सेल है। ये जो कनेक्शन नहीं है दो सेल, इस सेल और इस सेल के बीच का, इस कनेक्शन को प्लाज्मोडेस्माटा कह रहे हैं। ठीक है भाई, बढ़िया। आ जाओ भाई, फैक्टर्स बात कर लेते हैं। फीचर की हमने बात कर ली, फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक बार माइक का सेल चेंज करना चाह रहा था। मेरे माइक के चलो, आवाज आ गई होगी आपको मेरी? आ रही है ना आवाज? हाँ, आ रही होगी, आ रही होगी, आ रही होगी। आ जाओ, आगे आ जाओ। देखो भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग सिंपल डिफ्यूजन। जल्दी देखना इसको, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सिंपल डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं? कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सिंपल डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं? सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, सुनना। पहला फैक्टर, कितना अंतर कंसंट्रेशन में है? कंसंट्रेशन डिफरेंस, इस अंतर को ग्रेडियंट कहते हैं। कंसंट्रेशन डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेडियंट। मान लो यहां 20 मॉलिक्यूल है, यहां 10 हैं, तो ये जो अंतर है, दिस डिफरेंस इज ग्रेडियंट। ये जो अंतर है ना, दिस डिफरेंस इज ग्रेडियंट। इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट बोलेंगे, है ना? आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, अगर मैं गैस की बात करूं तो वो कंसंट्रेशन के लिए कई बार मैं वर्ड यूज कर देता हूं प्रेशर, तो गैस में मैं प्रेशर डिफरेंस बोल देता हूं। गैस में मैं क्या बोल देता हूं? प्रेशर डिफरेंस। एक तरफ ज्यादा प्रेशर है, एक तरफ कम प्रेशर है। आपको बायो में पढ़ाया जाएगा पार्शियल प्रेशर, कि गैसेस की मूवमेंट ह्यूमन में कैसे होती है? पार्शियल प्रेशर। तो जहां ज्यादा प्रेशर है वहां से कम प्रेशर की तरफ। तीसरा, टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ, तापमान बढ़ाओ, तो टेम्परेचर क्या करेगा बेटा? टेम्परेचर सिंपल डिफ्यूजन बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा सिंपल डिफ्यूजन, इंक्रीज सिंपल डिफ्यूजन। आप समझ रहे हैं? तो कंसंट्रेशन डिफरेंस जिसे ग्रेडियंट कह रहे हैं। प्रेशर डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। आपको टेम्परेचर इंक्रीज करता है सिंपल डिफ्यूजन को, रैंडम मूवमेंट बढ़ जाती है। फोर्थ, डी मेरे पास, या फोर्थ मैं लिख देता हूं। फोर्थ मेरे पास क्या रहेगा बेटा? फोर्थ, यार गला बैठ गया आज। फोर्थ हमारे पास क्या रहेगा? कंसंट्रेशन डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस। फोर्थ रहेगा परमिएबिलिटी। ये और दिखा देता हूं आपको, इधर देखो बेटा। परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। आपको पता है मेम्ब्रेन क्या होती है? मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है। स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे बेटा, पर बेसिक स्ट्रक्चर देख लो। मेम्ब्रेन ऐसे लिपिड की बनी होती है, लिपिड की डबल लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या किसी भी तरीके की मेम्ब्रेन लिपिड की ऐसे डबल लेयर होती है।
ऐसे क्या होती है, डबल लेयर होती है ऐसे, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन है, ये क्या है बेटा, मेम्ब्रेन, जो लिपिड की डबल लेयर होती है, लिपिड की 2 लेयर है, ठीक। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इनके आर पार गैस तो ऐसी की ऐसी डिफ्यूज कर जाती, ऑक्सीजन डिफ्यूज कर गई। अब मेरे पास 2 तरह के मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, एक मैं लिख रहा हूं मान लो लिपिड, लिपिड समझ में आता है फैट, और एक लिख रहा हूं सोडियम, सोडियम पोलर है, सोडियम कैसा, पोलर। लिपिड आर पार जा सकता है क्योंकि मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी हुई है। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब है लिपिड मॉलिक्यूल के लिए मेम्ब्रेन परमिएबल है, पर ये पोलर चीज के लिए परमिएबल नहीं है, और गैसेस के लिए डिफ्यूजन इसमें से हो जाती है। तो मैंने यहां पर यह सीखा, समझना इस बात को, मैंने यहां पर यह सीखा कि परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब है कि मेम्ब्रेन, ध्यान सुनेंगे, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब है, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब है, क्लियर, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन का मीनिंग यह है कि हमारे पास, समझना इस बात को, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब यह है कि मेम्ब्रेन लिपिड, देखो आपको मैं बताता हूं, ऑयल के अंदर ऑयल घुल जाता है, ऐसे लिपिड खुद से ऑयल जैसी चीज होती है, मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी है, तो लिपिड आर पार जा सकता है। तो लिपिड कैन डिफ्यूज डायरेक्टली, लिपिड डिफ्यूज कर सकता है डायरेक्टली, बट हमारे पास कौन नहीं कर सकता, बट नॉट पोलर मॉलिक्यूल। पोलर का मतलब होता है जिसपे ये चार्ज है मेरे पास, पोलर मॉलिक्यूल लाइक सोडियम, ये डिफ्यूज नहीं कर सकता, ये डिफ्यूज नहीं कर सकता, आपके सामने बेटा, ये डिफ्यूज नहीं कर सकता। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर, परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ये 4 तरीके हैं जो मैं मतलब मेन फैक्टर्स इन्हीं पे बात करता हूं। डिस्टेंस वगैरह भी होता है पर वो केमिस्ट्री का इशू है, ये एनसीईआरटी ने दिया है चारों। ये वो 4 फैक्टर्स हैं जिसपे मेरे पास क्या होता है। अरे ब्रेक वाले शांति रखो भाई, 2-4 मिनट और बताऊंगा। हाँ, ये मत किया करो मेरी क्लास में खासकर, है ना, एकदम डॉट टू डॉट नहीं पढ़ाऊंगा मैं कभी, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा। हाँ, एक काम करना, 5 मिनट मिलेगा, बीच में भाग के जाना, रोटी उठाना, उसको गोल गोल घुमाना, ऐसे खाते हुए आ जाना, क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे ही बनने का डॉक्टर है। मान लो पेशेंट मर रहा होगा तो ब्रेक चाहिए तेरे को, पढ़ाई करो, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। यूज बताना मुझे, 2 से ध्यान से देख लो बस। यूज ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, यूज ऑफ सिंपल डिफ्यूजन सुनो क्या क्या यूज है इसका, यूज समझ लो फिर आपको समझ में छोड़ रहा हूं बस। देखो सबसे पहले क्या होता है, इन प्लांट गैसियस मूवमेंट अकर ओनली बाई, 2-4 मिनट, ओनली बाई सिंपल डिफ्यूजन, ओनली बाई सिंपल डिफ्यूजन से होगा। क्लियर है? हां सही है, मैंने भी नहीं खा रखी भाई रोटी, कोई बात नहीं, अभी 1 बज गया आज, भूल गया मैं, ध्यान नहीं थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बड़ी चीज नहीं है। प्लांट गैसियस मूवमेंट बाय सिंपल डिफ्यूजन। देखो मैं एक चीज दिखाता हूं, देखो ये तुम्हारे पास लीफ है, मुझे एक चीज बताना, ये लीफ के अंदर ये सेल है, इसे मीजोफिल सेल कहते हैं। मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इसीलिए वो ऑक्सीजन बाहर आता है। आप समझ रहे हो, लीफ के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है बाहर के कंपैरिजन में, इसलिए बाहर आता। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर गैस को डायरेक्शन मिलती है, दिशा मिलती है, वो कैसे मिलती है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर से। अगर आपसे पूछे कि प्लांट में हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कहां होगी, आप कहोगे इनसाइड लीफ। इनसाइड लीफ कहां, उस सेल में जहां ऑक्सीजन बनती है, उस सेल में कहां, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट में भी एक जगह होती है बेटा, ये देखो ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में भी एक जगह होती है मेरे पास जहां ऑक्सीजन बनती है, ये थाइलाकॉइड के अंदर का जगह होती है, थाइलाकॉइड का ल्यूमन, यहां ऑक्सीजन बनती है। थाइलाकॉइड के ल्यूमन में मेरे पास ऑक्सीजन बनकर बाहर आती है। तो आपको एक चीज समझ आना चाहिए कि प्लांट में सभी प्रकार की मूवमेंट कैसे होती है, सिंपल डिफ्यूजन से होती है। जैसे अगर आपको नीट में क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से सुनेंगे, नीट में क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन
concentration of oxygen is present in A, thylakoid lumen, B, leaf chloroplast, C लीफ, और डी मेरे पास आउटसाइड। तो सबसे ज्यादा हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की वहां होगी जहां ऑक्सीजन बनेगी। कौन सी ऐसी कंसंट्रेशन है? थाइलाकॉइड का ल्यूमन, जहां ऑक्सीजन बनती है। अगर आपको थाइलाकॉइड नहीं पता तो सिर्फ इतना याद करो, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होते हैं थाइलाकॉइड, उसके अंदर मेरे पास क्या बनती है? क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, क्लियर? यहां बनती है ऑक्सीजन, बाहर आती है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कोई। दूसरा बेटा, विद इन सेल मूवमेंट, विद इन सेल मूवमेंट भी डिफ्यूजन से होगी। मतलब क्या हुआ? ये आपके पास सेल है, इस सेल में यहां ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, यहां 20 मॉलिक्यूल है, यहां 10 ग्लूकोज है, तो 20 से 10 की तरफ ग्लूकोज अपने आप जाएगा सिंपल डिफ्यूजन से। चीजों की विद इन सेल मूवमेंट, आपको समझ आ रहा है? चीजों की हमारे पास विद इन सेल मूवमेंट हमारे पास होगा बेटा, ये क्लियर? विद इन सेल मूवमेंट होगी। क्लियर है? सही, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तीसरा, लिपिड कैन डिफ्यूज अक्रॉस मेम्ब्रेन, लिपिड कैन डिफ्यूज अक्रॉस मेम्ब्रेन। बस खत्म कर रहे हैं क्लास, आपको एनसीईआरटी के दर्शन करा दें, और फैसिलिटी डिफ्यूजन कल से पढ़ेंगे, थोड़ी सी गति से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको सारा समझाऊंगा। और आपने एनसीईआरटी पढ़नी है बेटा, एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना सीखो। सिंपल डिफ्यूजन देख लो, आपको एक पैराग्राफ है, पर बच्चे को एक एक लाइन का मतलब समझ आना चाहिए। देखो, सिंपल डिफ्यूजन पैसिव है, ये पढ़ाया हमने। एंड कहां से होगा? एक पार्ट ऑफ सेल टू अदर, मैंने दिखाया ना भी, ग्लूकोज सेल टू सेल जा रहा है, एक पार्ट से दूसरे, सेल टू सेल में जा सकता है। शॉर्ट डिस्टेंस का तरीका है ये। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ लीफ का मतलब क्या है? ये सेल्स के बीच में जो ऑक्सीजन यहां से निकली, ये बीच में से मूव करती भी जाएगी ना, तो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहां से मूव कर सकती है। क्लियर होगी बात बेटा? वहां से मूव कर सकती है। उसके बाद नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक प्लेस, कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक प्लेस नहीं होगा। इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल मूव इन अ रैंडम फैशन, नेट रिजल्ट क्या होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। नेट रिजल्ट क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो। पढ़ा है ये भी। डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस है। ठीक है, लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, पता है ना, नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम। डिफ्यूजन गैस में होता है, लिक्विड में होता है, सॉलिड में नहीं होता। सॉलिड का होता, देख रहे हो, डिफ्यूजन सॉलिड के अंदर होता है, सॉलिड का नहीं होता। डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट वगैरह के लिए। और देखो इसने क्या क्या लिखा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अफेक्ट करती है, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, सही है, टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस, ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। कोई लाइन आपकी नहीं छूटी है, मैं फिर बता रहा हूं बेटा, कोई लाइन आपकी नहीं छूटी है जो आपको नहीं पढ़ाई हो। ठीक है, एक चीज बस ध्यान रखना आप बेटा, ध्यान रखेंगे एक चीज मैं जो आपको बता रहा हूं, आप डीपीपी में 2-1 क्वेश्चन अगर आगे के आएंगे तो परेशान नहीं होंगे, मेरी जिम्मेदारी है, पूरा चैप्टर सही से पढ़ाऊंगा और कोई लाइन नहीं छोड़ूंगा एनसीईआरटी की, ये आपको भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा है भाई अभी? हाँ बस खत्म, जाओ रोटी खाओ, है ना, रोटी सब्जी दाल चावल जो खाना खाओ, मैं भी खा लेता हूं। ठीक है, हाँ चलो रखते हैं, बाय। एक प्रॉमिस कर लिया है, उसको बदलना नहीं, मैं पहले बता रहा हूं, आप में से सभी बच्चों ने प्रॉमिस कर लिया है कि आप नीट के लिए प्रॉपर मुझे पढ़ के देंगे साल भर, है ना, और मैं भी प्रॉमिस करूंगा कि आपको सारी चीजें प्रोवाइड करूं, पर मक्कारी नहीं करेगा कोई। क्लियर? और अपने पेरेंट्स से आज कल जब भी बात हो उनके पास बैठो, उनको प्रॉमिस करो और बोलो कि मैं मेहनत करूंगा, आप वो भी सपोर्ट करेंगे। उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है काफी कि प्लीज सपोर्ट करें, एक बच्चे आप अपने बच्चों को 1 साल तक वो अच्छा करके देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।